So, hi everybody. Okay, so we are going to start. First of all, that कि आप लोगों ने prelims का पेपर देखा? How was that? It was tough, moderate to tough. So, what is the difference last year or in this year paper? Elimination method has eliminated by UPSC. So now, what is your strategy for the next year? That what you will do, how you will fight? फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल. सो यहाँ क्वेश्चंस मॉडरेट था. आप लोग देखे होंगे बहुत ही ध्यान से पेपर को, अगर आपने देखा होगा तो पेपर के अंदर में डीपनेस नहीं है. मतलब इट मीन्स डीपली है, क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन जिस तरीके से हम लोग अक्सर क्वेश्चंस को टैकल करते थे. फॉर एग्जांपल, अगर मैं एग्ज़ाम देता या फिर पहले मैं एग्ज़ाम पेपर दिया करता था, तो मुझे इस बात की कॉन्फिडेंस होती थी कि अगर मैं पढ़कर नहीं भी जा रहा हूँ तो आई एम श्योर कि 64% में क्वेश्चंस मैं करके आऊँगा, क्योंकि मुझे एलिमिनेशन मेथड से उस चीज़ों को एलिमिनेट करूँगा मैं. लेकिन यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को उन लोगों ने क्या किया? एलिमिनेट कर दिया. फिर भी इस प्रश्न को सॉल्व किया जा सकता है, फिर भी प्रश्न को सॉल्व किया. आप देखेंगे कि 46% ऑफ द क्वेश्चन या मे बी 46 क्वेश्चन जो हैं पूछे गए हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछे गए. मुझे आज क्वेश्चन पेपर दिखाने के पीछे का मकसद ये था कि नेक्स्ट ईयर आप कैसे इसको टैकल करेंगे. 2024 राइट? आप लोग पेपर देंगे 2024? नो, कब? तो ये तो आपके लिए स्पेस है ना, आपके लिए कि नेक्स्ट ईयर और मे बी अपकमिंग नेक्स्ट ईयर यू विल डू बेटर. आप समझ रहे हमारी बात को? तो आपको देखो, यूपीएससी, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द यूपीएससी? ओके, बर्थडे. ओके, थैंक यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. ओके, अरे ये वो नहीं किया जाता है. आप पढ़ाई पर ध्यान दे, सिविल सर्वेंट बने, है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है. ओके, सो सी, सो आई वॉन्ट टू से हियर दैट, मैं आपको दिखाना चाहूंगा और यहां पर कहना चाहूंगा कि पेपर कैसे टैकल करेंगे आप. और इस प्रश्न में भी अगर ध्यान से आप देखिएगा, अगर आप समझेंगे तो इस यहां पर भी एलिमिनेट किया जा सकता है. टफनेस है, पेपर वॉज टफ, ये इस बात को हम इंकार नहीं कर सकते. यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, बट यूपीएससी का फुल फॉर्म होता है अनप्रेडिक्टेबल सर्विस एग्जाम, है ना. हर साल एक सरप्राइज देती है वो. आप देखिए 2019 में भी एक सरप्राइज दिया था, उन्होंने चेंज किया. 2020 में भी थोड़ा सा स्ट्रेंथ बताया, 2021 में भी, 22 में भी ऐसे प्रश्न उन्होंने डालना शुरू कर दिया था. एंड सडनली बहुत सारे बच्चे ऐसे कह रहे थे कि सर, मैंने जब पेपर देखा तो मुझे लगा कि 2-4 ही ऐसे होंगे, है ना, 2-4 होंगे. बोले ठीक है, इट्स ओके, आई शुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट पेज. सेकेंड पेज में भी देखा, थर्ड पेज में कहा कि ये तो सारी जगह वही था. और बच्चे ने, बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे जो थे, उन्होंने उसी वक्त डीमोटिवेट होकर या उनके अंदर में कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो गया कि आओ अब हम प्रश्न को कैसे टैकल करें. लेकिन बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, उन्होंने ये कहा कि इट्स ओके, अब तो सबके लिए ये है, तो मुझे कुछ अलग करना चाहिए. तो विद इन द टाइम, इन द 5 मिनट,
दे पीपल थिंक अबाउट दैट कि आई शुड जस्ट टेक सम डिफरेंट स्टेप, और उन्होंने डिफरेंट स्टेप लिया और कहा कि मैंने बेहतर किया। और कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि उनके 90 क्वेश्चन अगर उन्होंने अटेम्प्ट किया है तो 74 सही है। अब आप कहेंगे कि मतलब एक चीज है कि इसमें भी कुछ लूप होल है, ऐसा नहीं कि यूपीएससी है, वो बात है उनका थोड़ा ईगोइस्टिक है वो, बट इट्स ओके। इस प्रश्न को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको समझाना चाहूंगा। ओके, सो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हिस्ट्री के क्वेश्चंस में दिखाना चाहता हूं पहले कि हिस्ट्री इस साल क्या पूछे गए। मैं बता दूं आपको कि हिस्ट्री में यूपीएससी ने इस साल कुछ खास प्रश्न नहीं पूछा गया। एंशियंट से प्रश्न पूछे हैं, मिडिवल से प्रश्न नहीं पूछा है, और मॉडर्न जो हमेशा अक्सर प्रश्न पूछा जाता था मॉडर्न इंडिया से 7 to 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस साल मात्र एक प्रश्न मॉडर्न इंडिया से पूछा है। It was only one question that asked by the UPSC exam and it was a very simple, बहुत ही सिंपल प्रश्न थे, है ना, बहुत ही सिंपल प्रश्न था उस चीजों में। तो मैं सबसे पहले आपको मैं चाहूंगा कि आप जो है आई डोंट नो कैसे इसको एग्जिस्ट करते हैं हम लोग, दिस है नहीं, ये तो नोट्स है, नोट पर अगर क्लिक, ओके, ओ ये तो ये आ गया, ओके, नाउ मिनिमाइज, पर इसको कैसे एग्जिस्ट करेंगे हम लोग? आपको दिख रहा है इस पे? मुझे नहीं पता है। ओ हाँ, आ गया, हाँ ठीक है, ओके ना, ओके अब ठीक है, अब दिख रहा होगा आपको, राइट। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन, 42 नंबर क्वेश्चन, ये सेट ए है, ठीक है। 42 नंबर क्वेश्चंस की बात है। हम लोग पिछले क्लास में, द लास्ट क्लास वी आर स्टडिंग अबाउट द बुद्धिज्म, राइट। बुद्धिज्म से एक प्रश्न पूछे गए, एक प्रश्न जैनिज्म। मैंने कहा था, कई बार मैंने कहा है अक्सर कि यूपीएससी के कुछ जो है ना टॉपिक बहुत ही फेवरेट है, कुछ टॉपिक बहुत फेवरेट है खास करके यूपीएससी एग्जाम के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म और जैनिज्म से एवरी ईयर यूपीएससी विल आस्क द क्वेश्चन, हर साल पूछेगी और आने वाले कल में भी पूछती रहेगी। वो एक क्वेश्चन यूपीएससी पूछा, लेकिन इस बार यूपीएससी ने जो प्रश्न पूछा वो भी बड़ा डिफरेंट था। ये आर्ट्स एंड कल्चर का प्रश्न है, इसको हम आर्ट्स एंड कल्चर में भी हम कंसीडर करते हैं, लेकिन इसका संबंध बुद्धिज्म से भी है, माना जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन तो आपका इससे है, दूसरी क्वेश्चन आप यहां पर देखेंगे बुद्धिज्म में क्या था। जैसे फॉर एग्जाम्पल बुद्धिज्म से पहले का प्रश्न है 41 को आप ध्यान से देखिएगा, सी हियर, ये है आपका, कहा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज धन्यकता विच फ्लोरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिकाज लोकेटेड। अब बताओ, इसमें 4 विकल्प दिए गए, देयर आर 4 ऑप्शंस, वन इज आंध्रा, सेकेंड इज गंधार एंड थर्ड इज कलिंगा एंड मगध। अब आप बुद्धिज्म शब्द जैसे ही आएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि बुद्धिज्म के जीवन काल से संबंधित, लाइफ टाइम से, इवेंट से संबंधित, लेकिन यहां पर वो क्वेश्चन नहीं, यहां पर क्वेश्चन कहता है कि भाई रिफरेंस पूछ रहा है कि ये जो शब्द है आपका धन्य आपका कटका है, कुछ जगह पर इसका नाम कुछ और भी दिए गए हैं, है ना, ये इसके बारे में। या फिर कहता है कि धरनी कोटा एक जगह है, कहां में? आंध्र प्रदेश में, है ना, उसके क्षेत्र में, अमरावती के आसपास के क्षेत्र का इलाका है वो, है ना। तो ये पूछा कि ये जगह कहां है जो महासंघिका का एक भाग हुआ करता था, है ना। अब आप कहेंगे कि महासंघिका, तो बुद्धिज्म के शासन काल के, बुद्धिज्म के दौरान की अगर हम बात करें तो आपको पता होगा कि डिफरेंट शासन काल में बुद्धिज्म को फैलाया गया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मगध की बात करते हैं, तो अशोक ने श्रीलंका से लेकर एशिया के मध्य क्षेत्र में अपने बुद्धिज्म को ले गए। फॉर एग्जाम्पल उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था संघमित्रा, उनका पुत्र का नाम था महेंद्र और संघमित्र जो है ऐसे राजदूत के तौर पर, है ना, उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा राजा के कहने पर, और वहां पर बुद्ध का प्रचार किया, वहां पर बुद्ध का लोगों ने वरण किया, बुद्धिज्म को अपनाया। उसी प्रकार से ऐसे ऐसे करके बुद्ध कहां तक थे, उनका जीवन काल कहां तक सीमित था? मगध तक और कौशल तक ही सीमित रह गया था ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ा था कि व्हाट वाज बर्थ प्लेस क्या है बुद्धा का, व्हाट वाज
नेपाल, वेयर? लुम्बिनी, राइट? लुम्बिनी वॉज अ बर्थ प्लेस। शिक्षा ग्रहण कहां किया उन्होंने? एनलाइटमेंट, गया, बोध गया। इट्स राइट नाउ इट्स कॉल्ड टू बोध गया, है ना? किस नदी की किनारे? निरंजना। राइट नाउ एट प्रेजेंट डे इट्स कॉल्ड टू अ फल्गु रिवर, इट्स कॉल्ड टू द फल्गु रिवर। पर पहले इट्स नेम, इसका एंशिएंट नेम था निरंजना। तो वहां पर उन्होंने अपना क्या किया था? ज्ञान की प्राप्ति की थी, एनलाइटमेंट किया था उन्होंने। सेकेंड, आप लोगों ने यह भी पढ़ा होगा कि पहला उन्होंने ज्ञान दिया कहां? सारनाथ में। इट वॉज कॉल्ड टू धर्म चक्र परिवर्तन, महाधर्म चक्र परिवर्तन इट वॉज कॉल्ड। पहला ज्ञान उन्होंने, फर्स्ट सेरेमनी आप देख सकते हैं सारनाथ के अंदर में, डियर पार्क सारनाथ, वहां पर उनके सबसे परम शिष्य आनंद, है ना, इन ऑल दिस नेम। एंड द थर्ड वाज द का महापरिनिर्माण। इट मीन्स सिंपली दैट उनका डेथ ऑफ द बुद्धा प्लेस, कहां? कुशीनगर। तो इसी के आसपास के क्षेत्र में गौतम बुद्ध क्या हो गए? उनका जीवन काल पूरी तरीके से सीमित है। लेकिन बुद्धिज्म जो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुद्धा एंड बुद्धिज्म? Buddhism is a religion. Okay, there are two things. One is a person and another is a personality. Person, हिंदी में इट्स कॉल्ड टू व्यक्ति और व्यक्तित्व। बुद्धिज्म जो है वो व्यक्तित्व है, इट्स अ पर्सनैलिटी है, इट्स अ थॉट है, इट्स अ फिलॉसफी। आर यू गेटिंग और नॉट? आप समझ रहे हमारी बात का? बुद्धा कौन है? बुद्धा का नाम क्या था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। गौतम, गौतमी के कारण उनकी प्रजापति गौतमी फॉस्टर मदर, है ना? अब सिद्धार्थ जो है स्वयं को बुद्ध कहा, स्वयं को कहा इनलाइटमेंट के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद स्वयं को उन्होंने बुद्ध कहा। बुद्ध अर्थात ज्ञान, नॉलेज, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से जो चीजें उन्होंने प्राप्त किया, और कहा कि वो हर व्यक्ति बुद्ध है जो ज्ञान को आत्म सम्मान के तौर पर प्राप्त करता है, इनलाइटमेंट करता है ज्ञान को, वो हर व्यक्ति बुद्ध है। इसीलिए आपने पढ़ा होगा 2019 में एक प्रश्न पूछा था, 18 और 19 में सिविल सर्विसेज ने, मैत्रेय अ फ्यूचर बुद्धा। मैत्रेय वाज इज अ फ्यूचर बुद्धा। इट मींस नेक्स्ट सम ईयर, मे बी समेरा के बाद अगेन बुद्धा विल रीबर्थ। बट बुद्धिज्म, बुद्धा ने तो बर्थ में बिलीव ही नहीं करते थे, रीबर्थ में। लेकिन कहां गया? हम कहानी को पढ़ेंगे कि कैसे बुद्धा से बुद्धिज्म, मूर्ति पूजा, कैसे चीजें सब कुछ हुई। तो कहने का मतलब वो हर व्यक्ति बुद्ध है जो बुद्धिज्म के, बुद्ध के फिलॉसफी को अपने जीवन में अपनाया है। तो यहां पर बुद्ध की फिलॉसफी जिसे आप बुद्धिज्म कहते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट क्षेत्र में वहां पर गए। फॉर एग्जाम्पल अशोक, सम्राट अशोक किसको मानते थे? देयर आर 2 सेक्ट, 3 सेक्ट बुद्धिज्म के अंदर में आगे चलकर आप देखेंगे। महायान, आपका हिन्यायन और व्रज, है ना, वज्र आयन की बात हम लोग करते हैं। हिन्यायन को मानते थे अशोक। हिन्यायन में क्या था? हिन्यायन में गौतम बुद्ध को एकमात्र व्यक्ति के रूप में देखा गया, एक बुद्धिजीव व्यक्ति के तौर पर देखा गया। इट वॉज ओनली इंटेलेक्चुअल पर्सन। कौन थे? सिर्फ इंटेलेक्चुअल। दैट पीपल हैव गेन सम अ स्पेशल टाइप ऑफ द नॉलेज, इट्स कॉल्ड टू एनलाइटमेंट। एनलाइटमेंट इट, और दैट टाइप ऑफ द एनलाइटमेंट वाज अ, ये किसके द्वारा प्राप्त किया था एनलाइटमेंट? किसके द्वारा? सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन से, विद एक्सपीरियंस, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड एक्सपीरियंस। सो एवरी पर्सन हु कैन गेन एनलाइटमेंट विद द सेल्फ, या सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन और एक्सपीरियंस, दैट ऑल द पीपल इट्स कॉल्ड टू बुद्धा। इसलिए बोधिसत्व के बारे में हम बात करते हैं। बोधिसत्व जानते हैं ना आप लोग? आगे चलकर डिफरेंट डिफरेंट पदमपनी से लेकर ये आर्ट्स एंड कल्चर में भी पढ़ेंगे, और यहां पर भी हम लोग इस चीजों को डिस्कस करेंगे। आर यू गेटिंग? हमारी बात को समझ रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, है ना? तो गौतम हिन्यायन में देयर आर 2 थिंग्स हियर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिन्यायन और महायान? आगे चलकर हम पढ़ेंगे। यहां पर डिफाइन किया गया, वन टाइप को लेसर व्हीकल्स कहा गया है एंड अनदर टाइप को ग्रेट व्हीकल्स कहा गया। एक रिजिड है तो दूसरा क्या है? एक बुद्ध को, गौतम बुद्ध को मात्र बुद्ध और व्यक्ति के तौर पर देखता है, और दूसरा एक भगवान के तौर पर देखता है, अवतार के तौर पर देखता है। ग्रेट इंपेरर, अगर हम बात करें अशोका की बात करें, अशोका दैट ओनली कंसीडर बुद्धा एज अ इंटेलेक्चुअल पर्सन, बट इन द केस ऑफ महायान की बात करें तो बुद्धा वाज अ सुपर नेचुरल पावर। अगेन ही विल रीबर्थ, मैत्रेय के रूप में आएगा,
मैत्रेय अभिज्ञान की प्राप्ति कर रहा है। कौन मैत्रेय हो सकता है? वो हर व्यक्ति हो सकता है। मे बी आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, अगर ज्ञान की प्राप्ति के माध्यम हो सकता है मैत्रेय किसी में छुपा हुआ है। 29 साल की उम्र में गौतम बुद्ध को रियलाइज हुआ ना, है ना, और सिद्धार्थ क्या बन गए? गौतम बुद्ध बन गए। हो सकता है कल आपको रियलाइज हो जाए, है ना। अभी बागेश्वर धाम जो है आपको पता ही होगा, रियलाइज हो चुका है। आर यू गेटिंग और नॉट? समझ रहे हमारी बात को? सो बोधिसत्व की बात है। तो यहां पर तो इस क्वेश्चन में पूछा गया, यहां पर देखिए कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज आपको धान्य कटकास विच द फ्लोरिश एज अ प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट सेंटर अंडर द महासंघिका लोकेटेड टू। तो यहां पर एक चीज बात कीजिएगा, समझिएगा, है ना, कि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो है मगध तो नहीं होगा, मगध और कालिंग, है ना, गंधार नहीं है। इसका राइट आंसर क्या था? आंध्राज। इसका राइट आंसर आंध्राज। क्यों भाई नहीं होगा? समझ लो, सिंपल सी बात है। सो आंध्राज क्यों भाई? आंध्राज में उसको कहा गया था, धरनी कोटा कहा गया था। धरनी कोटा एक नाम का जगह है, अमरावती में है ये। और अमरावती में आपको पता है कनिष्क के शासनकाल के दौरान में एक सेंटर हुआ करता था बुद्ध का, एक स्कूल ऑफ द बुद्धिज्म भी के तौर पर भी जाना जाता है। आगे चलकर आर्ट्स एंड कल्चर में इस चीजों को देखेंगे और समझेंगे। नेक्स्ट है आपका स्तूपाज के बारे में बात किया गया है। नेक्स्ट जो है आपका किसके बारे में बात किया गया है ना, स्तूपाज के बारे में। अब स्तूपाज जब आप पढ़ेंगे, सबसे बड़ा स्तूपाज भारत का, या सांची स्तूपा इज द लार्जेस्ट स्तूपाज। तो एक प्रश्न ये कह रहा है, यहां क्वेश्चन में बहुत सिंपल सी बात कर रहा है, कहता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ स्तूपा इज द बुद्धिस्ट इन ऑरिजिन। अब स्तूपा की बात कहां कहां हुई है? वेदास में भी हुई है। स्तूपाज की कहानी की अगर हम बात करें तो ये स्तूपा जो है ये हिंदुइज्म में भी देखने को मिला है। तो बुद्धिज्म तो इसकी ओरिजिन नहीं है सिर्फ, ये कहना गलत होगा। तो आप बताइए कि अगर ये कहना, अगर इसका स्तूपा की अगर हम बात करें, सिंपल सी बात है, बुद्ध जी वर्शिप की अगर हम बात करें इसकी, तो ये वेदों में भी है। और इसके बारे में ये भी कहा गया एक चीज है कि हिंदुइज्म में तो देखा गया, तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है ना, पहला स्टेटमेंट। ओके, सेकंड थिंग इज दैट स्तूपा वाज अ जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ द रिलिक्स। अब यहां पर दो चीजें हैं, आप समझिएगा। स्तूपा क्यों बनाया गया था? ऐसा कहा जाता है कि गौतम बुद्ध की अस्थियों को डिवाइड किया गया, बांटा गया, और बांटने के बाद जो है उसके स्थान पर एक स्तूप का निर्माण किया गया। तो ये बात तो सत्य है, इसके अंदर में कहीं ना कहीं ये एक तरीके से रिपोजिटरी है आपका, है ना, सिंपल। तो ये स्टेटमेंट है। दूसरा, स्तूपा जो रिप्रेजेंट कर रहा है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में क्या, ऐसे सिंपल से, जैसे ताजमहल। ताजमहल क्या है? प्रतीक है। किसका प्रतीक है? प्यार का। किसका प्रतीक है ताजमहल? शिव जी का। What are you saying? शिव जी का प्रतीक है, ज्ञान का प्रतीक है, प्यार का, लव, सिंबल ऑफ द लव। भाई क्योंकि भाई शाहजहां जो है बेइंतहा मोहब्बत करता था अपनी बेगम से। 14 बच्चे थे, 14वें बच्चे में उनकी मृत्यु हो जाती है। 13 साल की उम्र में विवाह हो गया, 13 साल की उम्र में उसके बाद विवाह के बाद जो है, और उसके अलावा भी शाहजहां की बहुत सारी पत्नियां थी, और भी किसी दूसरे से प्राप्त किया था उन्होंने भी। अब बाकी को कितना प्यार करते थे इस पर मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, हो सकता है उस पर कुछ मजार भी बनाए गए होंगे, है ना। तो कहने का मतलब प्रेम तो स्तूपा वाज एक तरीके से वोटिव एंड कॉमेरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। ये बात सही है। तो ये मतलब कह सकते हैं कि पहला स्टेटमेंट। लेकिन एक चीज है, दिक्कत क्या है ना, कि पहले मान लिया कि कोई स्टेटमेंट गलत होता था और ये दोनों के बारे में हमें नहीं पता है, अगर ये गलत और इसके जगह पर अगर होता 1 1 2 2 3 1 2 3, अगर ऐसा होता और आपको पता है कि पहला गलत है, तो आप आसानी से उसको एलिमिनेट कर देते थे। लेकिन यहां पर एक चीज है कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी 100% अगर होगी तभी आप प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। प्रश्न आसान होंगे लेकिन उस प्रश्न के कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी आपको 100% होनी चाहिए। ये डिपनेस है सिविल सर्विसेज का। अब कोई जो कोचिंग वाले जो कहते हैं आप सभी को, सॉरी, है ना, कि मेरी मटेरियल से सब कुछ आ रहा है, तो आप समझिएगा कि वो जमाना गया। यूपीएससी ने उसको चांद तारा और ताजमहल दोनों दिखा दिया है।
है ना। तो आपकी अब आपको समझना होगा, वास्तविक रूप से पढ़ना होगा, अच्छे अच्छे बुक्स पढ़ने होंगे, क्लास में लेक्चर्स को भी ध्यान से समझने की जरूरत है, और प्रैक्टिस की भी जरूरत है प्रॉपर तरीके से। अगर आपकी कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर है, प्रैक्टिस कम किए हैं, तो भी आप प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। हम प्रैक्टिस क्यों करते थे? ताकि हम चीजों को एलिमिनेट करें, है ना, तरीका वो सीखे। तो ये चीजें आप समझिएगा, हालांकि प्रैक्टिस अभी भी जरूरत। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? सेकेंड एंड थर्ड। अब सेकेंड एंड थर्ड में, ऑप्शन में सेकेंड थर्ड नहीं दिया हुआ, ये कह रहा है कि ओनली वन, ओनली टू, ऑल ऑफ थ्री और नन। मतलब अगर आपको ये मतलब नहीं, अगर आप ईश्वर की कृपा से हनुमान जी के नाम पर भी अगर तुक्का लगा दिए, और एक चीज और भी ऑब्जर्व किया है, बी और सी आंसर बहुत हैं, बी और सी बहुत हैं। तो अगर मान लिया कि किसी ने ये ज्ञान, दिव्य ज्ञान प्राप्त किया है कि अगर कुछ भी नहीं आ रहा हो तो 2 बार मंत्र जापो और बी में लगा दो, है ना। तो ये चीजें देखने को मिला। ये देखिए, इस संगम पीरियड में हम लोग पढ़ाएंगे, इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि विद द रेफरेंस ऑफ एंशिएंट साउथ इंडिया, कोरकई, पोम्मा फुहर और आपके मुचरी वर नॉन, ये क्या इस किस लिए ना जाने जाते थे? तो कैपिटल सिटी पोर्ट, इन्होंने सही किया है, पोर्ट, आपका पोर्ट के बारे में बात कही गई है। इसमें आप जाकर पढ़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं। हाँ, अब उनका दुर्भाग्य है ना। क्या इसमें तो सी किया है ना, तो बी होगा ना इसका, बी इज द राइट आंसर ना। हाँ, बी होगा, ठीक है। सो इनका ये हुआ, तो बी इज द राइट आंसर इनका होगा। नेक्स्ट उन्होंने क्वेश्चंस में और देखिए, और यहां पर कहता संगम के बारे में कहा गया है कि एक शब्द का प्रयोग किया है, वाटकी रुचुअल, इस तरीके से बहुत टेढ़ा नाम आपको मिल जाएगा उसमें, लेकिन ना एंशिएंट में कहीं ये शब्द दिए गए हैं, ना एनसीईआरटी में कहीं शब्द दिए गए हैं, ना आपके पूनम दलाल पता नहीं कौन कौन। ये यूपीएससी जो है ना, वो हड़प्पा की खुदाई करती रहती है कि ऐसे शब्द दो जो कभी सुना भी ना हो। आदमी तो ऐसे ही मर जाएगा इसको प्रश्न कर देख कर ही मर जाएगा। इसलिए राइट आंसर इसका, अ किंग डिफीटेड इनटू बैटल कमिटिंग अ रिचुअल सुसाइड बाय द, जब पहले राजा महाराजा जो होते हैं जब युद्ध में हार जाते थे तो शर्म के मारे जो है ना, अपना भोजन को त्याग देते थे, और त्यागने के बाद जो है वो स्वयं को मृत्यु के प्राप्त कर लेते थे। बोले कर शर्म नहीं आती है, आपने युद्ध में हार गए और युद्ध से लौट कर भी आ गए, आपकी हत्या नहीं हुई, आपकी मृत्यु नहीं युद्ध के मैदान में, युद्ध की मैदान में आपकी मृत्यु हो जाए अच्छी बात है, लेकिन हार के घर के लौट करना, आप जैसे यूपीएससी आप लोग पास करके ना जाएंगे, घर पर बैठेंगे, तो आप समझ रहे हैं आपको माला लेकर आएंगे जूतों की माला, है ना। लेकिन वही अगर आपका सिलेक्शन हो गया, आप पास कर गए, अच्छे नंबर आ गए, मार्क्स आ गए, सब कुछ आपका बेहतर, पता है आपको उस दिन आपके लिए दिवाली भी होगा, दशहरा भी होगा, होली भी होगा, स्वयंवर भी होगा, बहुत सारे चक्कर में भी होंगे वो कि ये लड़का पास हुआ है, अब बको ध्यानम लगा लेगा, आसपास में जाल बिछाना शुरू किए करेगा। क्या मांग है, डिमांड क्या है इनका? घूस तो वहीं से शुरू होती है, दहेज से। लड़कियों के लिए कुछ और ही है उनका, तो हालांकि उल्टा है यहाँ पर, ठीक है, ये बातें हैं। उसी प्रकार से एक प्रश्न ये भी पूछा गया कि होयसाल, आपका गदवाला, आपका काकतिया, यादव, ये सब सारे 8वीं सेंचुरी में हुआ करता। अब इतना कौन याद रखता है साहब, किसी को याद नहीं रहता ये कि इतना आप कह रहे हो कि 8वीं सेंचुरी में 8वीं शताब्दी में कौन कौन से साम्राज्य हुआ करते थे। लो इतना डीप में हमें तो हड़प्पा की खुदाई अभी पूछ दे 2-4 लोगों से तो भूल गए होंगे अपने 7 दिन के अंदर में। कितने दिन हुआ अभी तक? 7-8 डेज, राइट। बताइए कब से कब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड था? ऐसा था क्या? 1750 था, लेकिन कब से कब तक? 2500 बीसी से लेकर 1750 तक की बात हुई थी। ये मिच्योर फेज प्रॉपर तरीके हमने बताया था, प्री मिच्योर, मिच्योर और उसके बाद उसके आफ्टर की बात हम लोगों ने की थी, डिटेल से पढ़ा था। वैदिक पीरियड क्या था बताइए? वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ वैदिक? 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक का। देयर आर टू डिवाइडेड इन टू पार्ट, वन वाज द अर्ली वैदिक पीरियड एंड सेकंड वाज द लेटर वैदिक पीरियड।
Early Vedic period, it's called to Rig Vedic Kal. Rig Vedic period. That was the 1500 BC to 1000 BC. And after 1000 BC to 600 BC, it's called to later Vedic period. है ना? अब बताइए ये कैसे? बच्चे क्या कैसे? Is it possible that you will solve this answer? Get this answer? कठिन है. तो ये कठिनाइयां, ये वाली बातें आ जाती है. नहीं कठिन है, छोड़ के रह जाएंगे, फिर नंबर कैसे प्राप्त करेंगे? उसी प्रकार से ये अब हमने बहुत सारे के बारे में पढ़ा है, लेकिन सारे ऑथर का नाम याद करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट. हम लोग मान लिया किसी एक ऑथर का नाम याद है तो आप आसानी से एलिमिनेट कर लेते थे. तो यहां पर ये चीज, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछेंगे. और एक जो है यहां पर देखिए, हु वाज द फॉलोइंग रूलर ऑफ मेडिवल्स गुजरात. हाँ, एक मेडिवल से प्रश्न पूछा, एक ये भी मेडिवल का ही पार्ट है ना? ये कि who among the following ruler of विजयनगर empire to construct a large dam across to बंदरा रिवर. तो ये देवराज जो सबके सबसे फेमस और सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं. तो ये आसान प्रश्न है, ये आसान प्रश्न है. हाँ, ये देखिए, ये भी आसान प्रश्न है. क्या आसान प्रश्न है? कहता है, आगे चलकर हम पढ़ेंगे जैनिज्म के अंदर में कि सोल्स माने आत्मा. आत्मा जो है ना, ये जैनिज्म का एक फिलॉसफी है. कहता है कि आत्मा हर जगह है, हम में, तुम में, खड़क के थम में, सब में व्यापत राम. है ना? इसमें भी आत्मा है, उनमें भी आत्मा है, इसमें भी, हर जगह आत्मा. तो ये कहता है कि प्रॉपर्टी ऑफ एनिमल, प्लांट्स लाइफ, बट ऑल्सो इन रॉक्स, रनिंग वाटर, मेनी अदर नेचुरल ऑब्जेक्ट नॉट लुक्ड ऑन द लिविंग बाय अदर रिलीजियस सेक्ट. हम लोग पढ़ते हैं ना, आप लोग इन्वायरमेंट पढ़िएगा तो देयर आर टू थिंग्स, वन इज अ बायोटिक एंड अनदर इज अ अबायोटिक. है ना? अबायोटिक को कहा जाता है क्या? कि जिसमें लिविंग थिंग्स नहीं है, नॉन लिविंग थिंग्स है. लेकिन ये कहता है जैनिज्म, सब में प्राण होता है, सब में आता है. ये पत्थर जो है ना, जो जिस तेज से पत्थर किसी को फेंक कर मारो, जम्मू कश्मीर में एज ए प्रोफेशन यूज किया जाता था, हालांकि अब नहीं, है ना? तो उसमें भी आत्मा है, तभी निशाने पर जाकर लगता था. आप समझ रहे हैं? वो भी आत्मा है. तो ये किसमें? जैनिज्म में इस आत्मा की बात की गई है आपका. तो ये प्रश्न जो है आपके मतलब आसान थे. विजयनगर के प्रश्न आसान थे. तो कुछ प्रश्न जो है आपके आसान दिए गए, ऐसा नहीं था, लेकिन फिर भी एक ये इसमें भी कहा गया बहादुर शाह इसका कुछ आंसर करें. लेकिन इसको अगर आप पढ़ेंगे मेडिवल गुजरात में पोर्चुगीज, तो अहमद शाह है इसका राइट आंसर. अगर आप देखेंगे तो बहादुर शाह है, बहादुर शाह इसका आंसर है. लेकिन इन्होंने अहमद शाह की बात, अहमद शाह अब्दाली हुआ करते थे. कौन में? पानीपत के थर्ड बैटल ऑफ द पानीपत में आप देखने को मिलेगा. तो ये कहानी जो है आपको 1536 से लेकर 1537 के बाद में पोर्चुगीज की कहानी आप लोग पढ़ेंगे. कब आया था पोर्चुगीज पहली बार भारत में? 1498 में. वास्को डी गामा जो है आपको भारत आया था, खोजते ढूंढते एकदम मसाला लेकर एकदम. और जब यहाँ पर अरबन को देखा, अरब को देख रहा कि इन लोगों को सबसे पहले हटाना है. इसकी कहानी, कालीकट के बंदरगाह पर राजा जमोरियंस हुआ करते थे, जमोरियंस राजा, है ना? जमोरियंस को प्रभावित करने की कोशिश किया. बोला नहीं, हम ऐसे नहीं, हमारी तो रोज का काम है. अरब भी नए नए चीज लेकर आते हैं, है ना? तो इस तरीके की कहानी इसमें. तो बहादुर शाह इनके सही उत्तर है. उसी प्रकार से एक प्रश्न आपको आया था, नहीं हिस्ट्री में पॉलिटी रेफरेंस लेकर पढ़ते हैं साहब. पॉलिटी में क्यों तो आपको दिया गया, लक्ष्मीकांत की बात कर रहे होंगे आप. इसके पीछे रीजन ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन, जब आपकी बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जब हमारा बना, तो उसका रेफरेंस की बात करते हैं कि जब अंग्रेज भारत में थे तभी हमारे यहां संविधान. देयर आर टू टाइप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वन इज रिटेन और दूसरा अनरिटेन. ब्रिटिश का कानून क्या है? अनरिटेन है, लिखा हुआ है ही नहीं वो. भाई तो फ्लेक्सिबल, देयर आर टू थिंग्स आल्सो ऑन द बेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, वन इज अ फ्लेक्सिबल और दूसरा रिजिड. जैसे अमेरिका का संविधान क्या है? रिजिड है. भारत का संविधान क्या है? रिजिड विथ फ्लेक्सिबिलिटी. संविधान के कुछ हिस्सा रिजिड है तो कुछ हिस्सा क्या है? फ्लेक्सिबल. जैसे फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी क्या है? क्या बदला जा सकता है? चाहे मोदी जी कितना भी कुछ कर ले, इज इट पॉसिबल दैट ही विल चेंज द? नो. डेमोक्रेसी खत्म ही नहीं हो सकती. फिर तो राजतंत्र होगा, फिर उनके, समझ रहे हो ना आप, बाल बच्चे भी नहीं है, कौन शासन? अमित शाह का बेटा जय शाह बनेगा, फिर तो सत्ता गद्दी पर बैठेगा तो, है ना? 49 में
ये दमन एंड दीव, हाँ दमन एंड दीव। नहीं नहीं नहीं, ये कहानी जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, दमन एंड दीव की बात है, वो कहानी बहादुर शाह गुजरात, वो ब्रिटिश के शासनकाल की बात, ब्रिटिश की शासनकाल की बात नहीं हाँ हाँ द, हाँ हाँ, तो वो एक चीज मैं बताता हूँ आपको, सुनिए। पोर्चुगीज जो थे, सबसे पहले भारत आया और सबसे अंतिम में गया। हाँ, सबसे पहले भारत आया, सबसे अंतिम में गया। अब देखो, जब हम लोग मॉडर्न इंडिया में हालांकि इस चीज को पढ़ेंगे, डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्या था कि उस समय एक गुजरात में सल्तनत हुआ करता था बहादुर शाह का। कहानी आपको है 1526 की कहानी है। अब 1498 में पोर्चुगीज आ चुका था, लेकिन धीरे धीरे भी उसको स्थान नहीं मिला। अरब से उसको सामना करना पड़ता था, अरब से फाइट करना पड़ता था। धीरे धीरे किसी प्रकार से युद्ध किया, और युद्ध में के बाद की बात करते हैं कि अहमद शाह ने दमन द्वीप किसको दे दिया? पोर्चुगीज को। और आप देखेंगे कि जब पोर्चुगीज और ब्रिटिश के बीच में युद्ध होगा, पोर्चुगीज का इंटरफेयर बढ़ेगा, तो पोर्चुगीज को ब्रिटिशर हरा कर वो कहेंगे कि आप गोवा और दमन द्वीप के क्षेत्र तक ही आप अपने आप को लिमिट रखो। इसीलिए आपने पढ़ा होगा जब 1947 में जब एक्ट आएगी 1947 में, तो उसके दौरान में जब बात आती है कि ब्रिटिश, देयर आर टू थिंग्स हियर, एक ब्रिटिश इंडिया और दूसरा प्रिंसली स्टेट था। लेकिन ये सारे सेपरेट थे, जो जो कॉलोनीज। अब बताइए, दमन द्वीप किसकी कॉलोनीज है? पोर्चुगीज की। पुडुचेरी किसकी कॉलोनीज थी? फ्रांस की। आप समझ रहे हमारी बात का? तो ब्रिटिश की कॉलोनी कौन थी? ये ब्रिटिश इंडिया के नाम से जाना गया, और प्रिंसली स्टेट का ये ब्रिटिश का। ब्रिटिश ने कहा कि भाई आप व्यापार के लिए आए हो, आप अपने क्षेत्र तक सीमित रहो, सिंपल सी बात है। इसीलिए लास्ट में हम लोग जब सभी लोग चले गए, और पोर्चुगीज अभी भी सांप की तरह बैठा हुआ कुंडली मारकर, बोला ये क्या है भाई, अब सब गए तो तुम किस बात का इंतजार कर, चप्पल खाओगे क्या? फिर एक बार पुलिस एक्शन हो गया गोवा पर, और पुलिस एक्शन के माध्यम से जो है सारे पोर्चुगीज को मारकर भगा दिया गया जाता है। ये सारी कहानी है, बाद की बात है अभी तो। एक है आपका ये लास्ट। अब ये एक्ट की बात, पहली बार कौन सा एक्ट आया भाई? जब आपको पता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कभी भी कि बंगाल में जिस प्रकार से ब्रिटिशर जो है बंगाल और धीरे धीरे करके अवध, इन सभी क्षेत्रों में जब फैल गए, आपने देखा होगा बक्सर का बैटल ऑफ बक्सर, और पानी बैटल ऑफ बक्सर, और पहला आपका कौन सा हुआ? आपका प्लासी का युद्ध 1857 का युद्ध से पहले 1757 में, 56 में सिराजुद्दौला हुआ करते थे ब्रिटिशर के बीच में। तो पहला जो है अंग्रेजों की जो सफलता थी वो प्लासी के युद्ध में थी, लेकिन वो बंगाल तक सीमित थे। लेकिन दूसरा बक्सर का युद्ध जो है 1764 आपका, उसके बाद ब्रिटिशर जो है अपने आप को एक्सपेंशन करने लगे, और वहां से बंगाल उनके अधीन में आ जाता है। और वहां पर एक एक्ट आता है 1773 में जाते जाते, जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट है। और वहां से ब्रिटिश इंडिया के नाम से लोग जाने लगे कि ये पूरा क्षेत्र अब क्या होगा? ब्रिटिश। अब ब्रिटिश इंडिया पर कौन शासन करेगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट करेगी। तो ब्रिटिश इंडिया अभी किसके हाथ में है? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है। लेकिन उसके लिए कानून कौन बनाएगा? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी में करप्शन बहुत ज्यादा था। रॉबर्ट क्लाइव जब भारत से गया था भाई, तो भर भर के जहाज संपत्ति लेकर गए थे, बहुत सारे संपत्ति लेकर अपना देश गया वो रॉबर्ट क्लाइव, है ना। हालांकि उसकी मौत जो बड़ा खतरनाक हुई थी, इस तरीके से कहा जाता है। क्लर्क से शुरू किया था वो बंदा, एज ए क्लर्क ब्रिटिश इंडिया में क्लर्क की तरह काम, जैसे मोदी जी चाय बेचने का काम किया करते थे रेलवे में, है ना। आज देखिए ट्रेन बेच रहे हैं, रेलवे बेच रहे हैं, सब कुछ, तो कितना प्रोग्रेस है। वैसे ही आपका रॉबर्ट क्लाइव की बात अगर किया जाए, है ना, आप बुरा मत मानिएगा इन चीजों पर, मैं वो है ना जो सच्चाई है थोड़ा सा उस पर मैं आपको रूबरू करवा देता हूं आप लोगों को। तो कहने का मतलब देखिए, क्या विजन रखो, विजन। अभी आप भले ही, ठीक है आगे, तो उसी प्रकार से धीरे धीरे सारे एक्ट आए। रेगुलेटिंग एक्ट हुआ, फिर 84 में आप देखेंगे पीट इंडिया एक्ट आएगा, फिर 1793 चार्टर एक्ट आएंगे, है ना। उसके बाद आप देखेंगे कि 1803 आपका ये, तो उसी चार्टर एक्ट के दौरान में आप देखेंगे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, है ना, डेजिग्नेटेड एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहली बार जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उससे पहले 1772 में, दैट टाइम इट्स कॉल्ड टू गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव,
वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। लेकिन चार्टर एक्ट 1883 के दौरान जो डेजिग्नेशंस था, इट वाज चेंज। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इट्स कन्वर्टेड इनटू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एंड द विलियम बेटिक वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, है ना। और ये कब था? हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? माउंटबेटन? नो, no, you have a confusion. You know, Mountbatten was the last viceroy of India. It is a difference between viceroy and governor general. Hmm? Lord Canning was the last governor general of India. And who was the first viceroy of India? Lord Canning was the first viceroy of India. So last viceroy of India was Mountbatten, Lord Mountbatten. अगर आप गवर्नर जनरल की बात करेंगे, भारत का पहला स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल, तो वो राजगोपालचारी जिनको बनाया गया, तो वो चीजें अलग है। हाँ, इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस। मैंने कहा द फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन थे? फर्स्ट वायसरॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया कौन? कैनिंग साहब, ओके, लॉर्ड कैनिंग। और लास्ट कौन होंगे? लॉर्ड माउंटबेटन आपका। तो ये डिफरेंस है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और वायसरॉय वाज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कौन? ब्रिटिश अंपायर का रिप्रेजेंटेटिव था। एलिजाबेथ के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर उनको काउंट किया जाता था, क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया से वो सत्ता छीन लिए गए और ब्रिटिश इंडिया को सिर्फ लिमिट कर दिया गया कि यू हैव टू वर्क ओनली एज अ कमर्शियल पर्पस, यू कैनॉट बी जस्ट इंटरफेयर इन द पॉलिटिकल थिंग्स। समझ रहे हमारी बात को? क्लियर है या नहीं है ना? तो कहानी वो सब चीजें हम पढ़ रहे हैं। बुद्धिज्म बहुत ज्यादा आपने आगे बढ़ा दिया, तो आपको बुद्धिज्म तक ही सीमित रखना है अभी। तो ये था, और ये सारा जितने भी चीजें हैं, चार्टर एक्ट 1883, ये इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, ठीक है? सो इज इट फाइन? ठीक है, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़े, बुद्धिज्म की तरफ आगे बढ़े, है ना, बुद्धम शरणम गच्छामि की तरफ, है ना। ठीक है, चलिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? थोड़ा सा मैं रिकैप करवा देता हूं। लिसन, आप ध्यान से देखिए चीजों को, क्योंकि अब आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत। यू हैव टू स्टडी वेरी वेरी सिंसियरिटी के साथ, पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेशन के साथ, इंट्रोस्पेक्शन के साथ। बोधिसत्व को प्राप्त करना है तो बोधिसत्व इट्स सिविल सर्विसेज, राइट हियर। तो आप ध्यान से चीजों को समझिएगा। सो हम लोगों ने पिछले क्लास में इन सभी चीजों के बारे में पढ़ा था, बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा था, है ना। इन सभी के बारे, बुद्धिज्म, क्या कारण था कि बुद्धिज्म और जैनिज्म हमारे भारत देश में आए, इसके पीछे रीजन क्या था, ये इन सभी चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, जैसे गौतम बुद्ध की जन्म की कहानी भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, गौतम बुद्ध की जन्म की कहानी। गौतम बुद्ध जो है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुआ, गौतम बुद्ध सिद्धार्थ से गौतम बुद्ध कैसे बने, तो ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ा। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे, कुछ प्रश्न को भी हम लोगों ने सॉल्व किया था, राइट, है ना। ये कहानी आप लोगों ने देखा होगा। व्हाट वाज द फादर नेम ऑफ गौतम बुद्धा? सुद्योधन। एंड मदर? मम्मा? महामाया। अपब्रिंगिंग करने वाली जो मॉम थी, प्रजापति गौतमी। गौतमी के नाम से ही गौतम पड़ा। 7 डेज और 8 डेज के बाद जो उनकी मृत्यु, उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। महामाया उनका नाम था, जो कि आप उन सभी चीजों, और ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रिंसेस कौशल डायनेस्टी की महामाया हुआ करती थी, है ना। लेकिन जो है, एक दो प्रश्न सॉल्व कीजिए और उसके बाद इसका बताइए, व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पढ़िए, अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो बताइए। What is the right answer of this question?
पढ़ा था ना पिछले क्लास में। सी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट अबाउट बुद्धिज्म? बुद्धिज्म के बारे में क्या सत्य है ना? द रिलीजन is founded on the teaching and the life experiences of its founder सिद्धार्थ। मैंने क्या कहा था? हिन्यायन के अंदर में गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? हिन्यायन के अंदर में गौतम बुद्ध को सिर्फ एज ए पर्सन के तौर पर माना जाता है, इंटेलेक्चुअल पर्सन, that type of the intellectual person, that religion is founded on teaching of a life experiences, है ना? ये की जाती है आपका, आप देख सकते हैं। सो एक्सपीरियंस तो किनके द्वारा फाउंडर? सिद्धार्थ ने फाउंड किया। एंड सेकंड था, सिद्धार्थ का जन्म कहां हुआ था? शाक्य कलान, है ना? तो राइट आंसर क्या होगा? सी। बट पॉइंट इज दैट कि यू हैव अ कंफ्यूजन। आप सब कुछ पढ़कर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, इट मीन सिंपली दैट यू आर नॉट रिवाइजिंग प्रोपरली। वो भाषा में कॉन्फिडेंस कहां है? दबे हुए शब्दों में अगर आप बोल रहे हो, है ना? अच्छा, देखता हूं आगे, आगे के भी कुछ प्रश्न है। ये सब हम लोगों ने पढ़ा था, है ना? इनके जन्म से संबंधित, है ना? लुम्बिनी, नेपाल, कपिल वस्तु, ऑल दिस थिंग हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, विच इज अ नॉट बुद्धिस्ट साइट अंडर यूनेस्को हेरिटेज? डी, what is the right answer? D. Okay, D. Okay, this questions already be asked in your exam, past exam जितने भी हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ओके, सो अ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची मध्य प्रदेश, इट इज ऑल्सो द यूनेस्को हेरिटेज है। महाबोधि टेम्पल बोध गया बिहार, अजंता केव औरंगाबाद महाराष्ट्र, एंड द फर्स्ट सेरेमनी ऑफ द सारनाथ यूपी इज नॉट यूनेस्को हेरिटेज। ये आपका नहीं है, ठीक है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ओके, है ना? ठीक है, सी यही है आपका। इसके बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था, पढ़ लिया था, समझ लिया था। ओके, अब चलिए ये भी देखिए, 2014 का एक प्रश्न है, देखिए। ऑटोमेटिकली वो सी, सब कुछ याद है। व्हाट इज द राइट आंसर? पता नहीं, देखो इसको पता नहीं, बट आपने क्लास तो अटेंड किया था, है ना? हाँ, अब देखो, अब ऐसा भी मत डिस्पत, इससे आपको मैं बता दूं, वन थिंग आई वांट टू से यू, 30% क्वेश्चन रिपीट हुए थे यूपीएससी ने। तो अगर ये आप कहेंगे कि अब तो अब सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, एलिमिनेशन, मैं एलिमिनेट करने के लिए कहां कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न अभी भी सिविल सर्विसेज क्या कर रही है? रिपीट कर रही है ना? आप फॉर एग्जांपल, आप इंडियन पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशंस की बात उन्होंने किया था, डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशन, चीफ मेन मकसद क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पहले भी 4 बार पूछ चुकी है सिविल सर्विसेज। सुप्रीम कोर्ट से उससे संबंधित मनी बिल पहले भी पूछ चुकी है। तो यूपीएससी चीजों को रिपीट करे। फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, है ना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन उसमें थे आपके इकोनॉमिक्स से, तो रिपीट कर रही है क्वेश्चन, तो इसको आप इग्नोर मत कीजिए, है ना? सो राइट आंसर इज सी। राइट आंसर इज सी ना? आपने क्या कहा? आपका डी है। व्हाट इज योर राइट आंसर सर? नो आइडिया। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या कर रहा है? सिंपल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड
विथ अ लाइफ ऑफ बुद्धा। कुछ देर पहले ही हमने आपको बात किया था। लिसन, शुरुआती में हमने बोला था ना कि जब मैंने आपको बताया वो प्रश्न बुद्धिज्म से रिलेटेड पूछा था, तो उसमें कहा गया था कि गौतम बुद्ध का जीवन काल जो है मगध और कौशल के आसपास में ही था। इट वॉज सराउंडेड, है ना, इन द मगध और कौशल में, बस मगध और कौशल में, इसके बाहर वो कभी। लेकिन बुद्धिज्म जो है हर जगह गया। बुद्धिज्म पूरी इंडिया के साथ साथ जो है विदेशों में, एशिया में, हर जगह बुद्धिज्म, श्रीलंका से लेकर साउथ एशिया से लेकर हर जगह गया, है ना। तो अब हर जगह, तो चाइना बुद्धिज्म गए थे क्या कोरोना अब तक? कभी बुद्धा नहीं, लेकिन बुद्धिज्म गया। बुद्धा कभी गए चाइना? जापान गए, वर्मा गए, श्रीलंका गए? कहीं नहीं गए। मोदी जी है ही नहीं वो। आप समझ रहे हमारी बात का? कहीं नहीं गए वो, लेकिन बुद्धिज्म पूरी एशिया में हर जगह पर है ना। तो ये है यहां पर। तो सिंपल सी बात है कि कौशल और मगध इसी दो जगह में घूमते रहे। तो थर्ड 4 इज राइट आंसर, सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है आप लोगों को? हाँ, आप लोग पार्लियामेंट जरूर घूमिएगा। नया नया पार्लियामेंट बना है, काफी लग्जरियस है ना। राजमहल में हर कोई नहीं जा सकता है, राजमहल में हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन आप ऐसा योग्य बनिए कि राजमहल में जाने के लिए आपको भी मिले वो, क्या है ना, प्रॉपर स्पीकर, है ना। क्या नाम है उसका? ये सिंगल सबसे पहले किनको मिला था? लेकिन भारत देश में पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को प्राप्त हुआ था उस पार्लियामेंट में, एज अ सिंबल के तौर पर, लोकतंत्र के मंदिर के तौर पर, कि भाई लोकतंत्र की शासन व्यवस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए। फिर बोला गया, फिर लगा कि नहीं नहीं, फिर से दोबारा से एक बार लिया जाए। पहले अच्छी तरीके से उन्होंने नहीं पकड़ा था, ठीक है। तो अच्छा, ट्रेडिशनल चीजें हैं एक। हाँ, हर गद्दा वहां पर पाकिस्तान में भी है, गद्दा रखा हुआ, गद्दा टाइप का वो है वहां पर। हाँ हाँ, ओके। तो एक बार जरूर आप लोग घूमिए। सो अवंती वॉज नॉट, है ना। ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ा था, ओके। ये एक क्वेश्चन से भी देख लेते हैं। बताइए, व्हाट इज राइट आंसर? बर्थ इनकरेक्ट पूछ रहा है कि विच इज अ इनकरेक्टली मैच रिगार्डिंग बुद्धा लाइफ एंड सिंबल्स। बी होगा पक्का? आप लोग जो हैं वो राजा की तरह, है ना। बी ही होगा। वाई बी? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इनकरेक्टली पूछ रहा है। तो बर्थ लोटस, है ना। और क्या था बर्थ में? हमने बताया था आपको सिंबल, बुल, लोटस, एलिफेंट, सफेद हाथी के बारे में भी कहा जाता है कि महामाया को स्वप्न आया था कि सफेद हाथी जो है ना, कमल के साथ उनको बच्चा को दे रहा है, इस तरीके से उनके गर्भ में स्थापित कर रहा है बुद्ध को। आप समझ रहे हैं हमारी बात को? तो इसलिए सिंबल के तौर पर इनको कंसीडर किया जाता है, गौतम बुद्ध के जन्म के तौर पर कंसीडर किया जाता है लोटस, बुल और सफेद हाथी। क्लियर है? उसी प्रकार से आप देखेंगे कि ग्रेट रिनुंसिएशन, रिनुंसिएशन का मतलब, जैसे हमारे फकीर बोला कि हम फकीर हैं, घर को त्याग दिया, पत्नी को त्याग दिया, बच्चे को तो है ही नहीं तो बच्चों को भी त्याग दिया, इस तरह है। अच्छा, मैं परम गौतम बुद्ध की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो त्यागना, सब कुछ त्याग देना, तो सब जब आपने त्याग दिया तो मतलब रिनुंसिएशन। तो त्यागने के साथ एक कंठक या कंठक इस तरीके का नाम का घोड़ा हुआ करता था, रथ से वो गए थे, है ना। तो उस रथ से उस घोड़ा उनका सिंबल हुआ, आपका हॉर्स उनका क्या था? सिंबल हुआ। तो क्या था यहां पर, और यहां पर क्या है भाई? तो ये बात सही है, बी इज राइट आंसर, मतलब घोड़ा है। हालांकि आजकल गाड़ियां बदल गई, उसके जगह पर बहुत कुछ आ गई है, ठीक है ना। साथ में कौन हुआ?
और भी कभी कभी ऐसे भी प्रश्न है, कहीं कहीं पढ़ेंगे आप, कि घोड़ा के अलावा भी उनको जो है, जो बेगिंग बॉल्स होते हैं, भीख मांगने का कटोरा, आजकल करने किया, हाथ क्या फैला रहे हो, कटोरा भी दे दूं तेरे को क्या, इस तरीके से, है ना। तो वो जो है आपका काले रंग का, जो कि बाद में कनिष्क ने अपने साथ लेकर गया था, कनिष्क को कहा कि गौतम बुद्ध का अशोक घोष को चाहिए, और आपका वो कहानी अगर आप पढ़ेंगे तो है, तो ये, और तो ये आपका, तो मैं क्या मैंने बोला, हॉर्स आपका कटोरा हुआ, या फिर आप कह सकते हैं कि गंधकुटी, ये सारे सिंबल हैं आपका त्याग का, रेनंसिएशंस का। लेकिन तीसरा जो है ज्ञान की प्राप्ति, व्हाइट एलिफेंट, इज इट पॉसिबल दैट इट वॉज अ, क्या था ये, अच्छा इधर है क्या ये, ओके, ऐड करने का ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, ओके ओके, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। अरे मैं क्या, तो ये धर्म चक्र, अब धर्म चक्र परिवर्तन में व्हील ही क्यों यूज किया गया, अशोक चक्र के तौर पर भी देखा जाता है ना। धर्म चक्र परिवर्तन में व्हील, धर्म चक्र परिवर्तन, संसार परिवर्तन, कहा जाता है ना कि सब कुछ जो है स्टैटिक नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अपने आप को, स्वयं को सुंदर, सुसंगठित, क्यूट, राइट, क्यूट, है ना, बेबी टाइप का, अगर आप लोग, ठीक है, इस तरीके से फील करते हैं, लेकिन समय के अनुरूप चीजें बदलता है। गौतम बुद्ध को बहुत रोका गया, उनके पिता जो सुद्योधन चाहते ही नहीं थे कि गौतम बुद्ध सन्यासी बने, भविष्यवाणी किया गया गौतम बुद्ध को कि आगे चलकर सन्यासी बनेगा, फकीर बनेगा, हिमालय की तराइयों में भटकेगा, है ना, बोध गया पहुंचेगा, इस तरीके की भविष्यवाणी कई बार किया गया गौतम बुद्ध को, है ना। और उसके पिता जो है, उनके भविष्यवाणी को रोकने के लिए उनके पास एकदम सारे ऐशो आराम की जिंदगी उनको दिया, चारों तरफ परियां ही परियां, कुड़ियां ही कुड़ियां, इस तरीके से हर चीज की मोह माया के बंधन में बंधा हुआ रहा। उनका विवाह कर दिया उन्होंने कम उम्र में, किसके साथ, यशोधरा के साथ उनको विवाह किया, कि ताकि पत्नी मोह से, पत्नी प्रेम से अलग ना हो। पुत्र का जन्म भी होता है 28-29 वर्ष की उम्र में, जब बड़े हुए तो पुत्र का जन्म, जब मन को त्याग, मतलब मन एकदम ही, एक चीज याद रखना, जब सिचुएशन आएगा जीवन में ना, बुजुर्ग व्यक्ति क्यों मरना चाहते हैं, बहुत सारे बुद्धिजीव बुजुर्ग व्यक्ति की बात कर रहा हूं, बहुत सारे बुजुर्ग जो हैं मरना ही नहीं चाहते हैं, उनके कितनी बीमारियां उनमें शरीर से चल नहीं रहे, उनको मर जाना चाहिए समय से पहले, लेकिन वो मरना नहीं चाहते, मरने से डरते हैं वो लोग, डरते हैं कि नहीं डरते हैं, मृत्यु से सबको डर लगता है, मृत्यु से। लेकिन बुद्धिजीव व्यक्ति जो होता है ना, समय के अनुरूप जो है, जैसे विवेकानंद, उन्होंने समय से, हेलो क्या, ठीक है, तो कहने का मतलब तात्पर्य हुआ कि समय के रिप्रेजेंट करता हुआ, तो पहला ज्ञान जो है ना, व्हील, धर्म चक्र, परिवर्तन, यहां से संसार में परिवर्तन आएगा, तो व्हील को एज ए रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर माना गया। तो ये राइट आंसर वहां पर क्या होगा भाई, है ना, सी। और स्तूपा मरने के बाद डेथ की बात करते हैं, तो ये चीजें हैं आपको देखने को मिला। अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, शादी 13 या 14 साल की उम्र में, इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते कि कै साल में शादी हुआ और कितने साल में विवाह के बाद हुआ। हाँ, इतना जरूर कि 29 साल की उम्र में उन्हें गृह को त्याग किया, उसी वक्त एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था, हेलो, पुत्र का नाम क्या था, राहुल। का तात्पर्य क्या होता है, एक और बंधन उत्पन्न लेना, है ना, एक बंधन, पहले एक पत्नी थी बंधन में, दूसरा एक पुत्र भी आ गया, तो इसलिए उसका नाम रखा राहुल, एक और बंधन उत्पन्न। तो ये चीजें कहानी जो है, अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, गौतम बुद्ध के ज्ञान की कहानी को हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गौतम बुद्ध ने क्या ज्ञान दिया। तो ये सब चीजें हम लोग, एक प्रश्न और भी है, इसको भी सॉल्व कीजिए और खत्म करते हैं, ठीक है। बताइए, व्हाट इज राइट आंसर, विद रेफरेंस टू हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज और वर अ कॉमन टू अ बुद्धिज्म इन जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म में दोनों में कॉमन क्या है,
है ना। सो अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड इंजॉयमेंट। आप बताइए क्या सही उत्तर होगा? सुख समृद्धि एकदम एक्सट्रीम में, आपका सब कुछ लग्जरियस लाइफ की बात करता है। बताइए है। देखो कॉमन सेंस से भी यूपीएससी के प्रश्न सॉल्व किए जा सकते हैं, मैं बार बार ये बात करता हूं। मैं इन 3 स्टेटमेंट में हाउ मेनी स्टेटमेंट यू विल गेट इजिली? कितने ऐसे स्टेटमेंट हैं जो आपको बिना पढ़े भी आप सॉल्व कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? अवॉइडेंस ऑफ एक्सट्रीमिटीज ऑफ पेनेंस एंड इंजॉयमेंट। ये मॉडरेट की बात, मतलब एक्सट्रीमिटी की बात नहीं कहा उन्होंने। वो इसने नहीं कहा कि भाई तुम क्या करो, तपस्या और भोग की प्रकाष्ठा से बचाव करो, एक्सट्रीमिटी की बात किया। लेकिन एक्सट्रीमिटी की बात कौन किया? जैनिज्म ने किया। जैनिज्म में कहा गया है, जैनिज्म में मृत्यु भी जो है ना भूख के कारण एक प्रक्रिया था, है ना। तो एक्सट्रीमिटी, तो गौतम बुद्ध तो हमारा माध्यमिक पाथ की बात किया, मध्य की बात किया, मॉडरेट की बात किया, मेडिएशन की बात किया उन्होंने, मिडिल पाथ की बात उन्होंने किया, है ना। तो पहला ऑप्शन तो आपको, तो पहले ऐसे ही होता था कि पहला अगर आपको पता चल गया तो ये भी गया, ये भी गया और ये भी गया। अब बताइए कितना आसान होता था। आहा, मतलब स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं, बी राइट आंसर। और अब अगर मान लिया कि इसके जगह पर मैं ये कर दूं, यहां पर ऐसे ये किया जाए कि ओनली 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट, ऑल और नन, तब क्या करते आप लोग? हैं ओनली 2, बट आपको पता होता था, आपको तो पता तो सिर्फ यही था कि ये गलत है। ये तो एलिमिनेशन प्रोसेस से आपने सही किया ना, पर इसके जगह पर क्या होता? ओनली 1 स्टेटमेंट राइट, 2 स्टेटमेंट राइट, 3 स्टेटमेंट राइट, ऑल, इस तरीके से। ओके, तो ये यही टफ हो गया, लेकिन पेपर जो है आसान अभी भी है, लेकिन एलिमिनेशन प्रेशर जब हट जाती है तो ये काफी टफ हो जाता है। तो ये बातें हम लोगों ने देखा, ठीक है। दोनों आप देखेंगे इन डिफरेंस ऑफ, अगर वेदास की बात करें तो दोनों ने वेदा का विरोध किया है ना। जिनास की बात करते थे जैन के अंदर में कि ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं, पहला ज्ञान फिर भगवान, है ना। गौतम बुद्ध ने कहा कोई भगवान भगवान नहीं, सिंपल सी बात है ना। तो ये रिचुअल्स का विरोध किया उन्होंने। हम बोला कि एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिए हुए बच्चे जो है अलग अलग कैसे हो सकता है? एक ब्राह्मण बनता है, एक क्षत्रिय बनता है, एक वैश्य बनता है, एक शूद्र बनता है। रिचुअल मतलब आप जैसे कि बलि का बकरा वाला आपने सुना होगा, जैसे आपका तपस्या हुआ है, आपका जैसे आपका हवन हुआ, आपका हवन करेंगे हवन करेंगे, इस तरीके का जो भी चीजें था उसका विरोध किया कि क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, है ना। तो ये सारा चीज जो है उसके अंदर में देखने को मिलता है। इसको बोलते हैं अनुष्ठान या जो भी हो, डेनियल ऑफ इफिकेसी ऑफ द रिचुअल की बात करते हैं। अब मेन जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चलिए हेडिंग लिखिए, नहीं लिखना कोई बात है, आपकी मर्जी है। हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं गौतम बुद्ध के उस ज्ञान के बारे में, नॉलेज, ट्रूथ की बात करेंगे हम लोग, है ना। हम लोग बात करेंगे ट्रूथ की बात। एक चीज मैं आप लोगों से कहूंगा कि आप एनसीईआरटी पर फोकस करें, एनसीईआरटी भी आप अच्छी तरीके से जरूर पढ़ें। और तमिलनाडु का एनसीईआरटी आता है, अच्छा वही है क्या? ठीक है। तो क्योंकि यूपीएससी खास करके तमिलनाडु के यूपीएससी पर कुछ ज़्यादा जोर देती है, तो उन सभी चीज। सो हम बात करते हैं द 4। अच्छा एक चीज और, आई वॉन्ट टू से समथिंग हियर ऑल्सो, दैट यू शुड ट्राई समथिंग
ट्राई टू राइट समथिंग। आप लोग लिखते हैं आंसर राइटिंग? अच्छा, क्वेश्चन दिया जाता है तभी लिखते हैं और स्वयं से नहीं लिख पाते हैं अदरवाइज। ओके, तो ओके ओके, मुझे लगता है कि यू शुड राइट। अगर विदाउट राइटिंग इट्स नॉट बी पॉसिबल टू क्वालिफाई दिस एग्जाम। सो इट विल बेटर फॉर यू दैट कि भाई आप इसे लिखें, जितना हो सके उतना लिखें। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है खास करके ठीक है। तो लास्ट में मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन छोड़कर मैं जाऊंगा, आप मुझे याद दिलवाइएगा, है ना? सो आप लोग लिख कर आप लाइएगा। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, ध्यान से, 4 नोबेल ट्रूथ, सत्य की बात। ट्रूथ इज बिटर, आप लोगों ने सुना होगा। सत्य क्या होती है? कड़वा होती है। आप बोलेंगे कैसे? इसलिए क्योंकि आप लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। ये क्या है? ट्रूथ है। मैं उदाहरण दे रहा हूं, आप दिल पे मत लो, ठीक है? ओके, सो ट्रूथ इज बिटर, सत्य क्या है? कड़वा है। अब बोलोगे कि बात तो सत्य है ये भी कि सत्य कड़वा है, तो गौतम बुद्ध क्या बोलते थे? कड़वी बातें बोलते थे, है ना? कैसे कड़वी बातें बोलते थे? तो उन्होंने कहा कि, सिंपल से कहा उन्होंने, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि जीवन का 4 दुख है। देयर इज अ 4 ट्रूथ, नोबेल ट्रूथ। और पहला ट्रूथ है दुख। ये दुख काहे नहीं खत्म होता है बे? आप लोगों ने सुना होगा, है ना? ये दुख काहे नहीं। तो उन्होंने गौतम बुद्ध के बोधिसत्व को नहीं जाना, ट्रुथ को नहीं जाना, इसीलिए क्या है? दुख है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ट्रूथ इज सफरिंग। गौतम बुद्ध ने कहा कि यह पूरा संसार दुख से भरा हुआ है। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। ये संसार दुख का घर है, दुख से भरा हुआ है। पहला ट्रूथ है दुख। और ये दुख काहे नहीं खत्म होता है? ये प्रथम पॉइंट। तो ये प्रश्न पूछा गौतम बुद्ध से ये कौशल साहब कौन सा एक मूवी में कि ये दुख काहे नहीं खत्म होता। उनका प्रेम किसी से हुआ, और प्रेम हमेशा दुख का कारण होता है, आपको पता ही है ना? एक्सपीरियंस आदमी है आप लोग, महसूस कि प्रेम जो है दुख का एक कारण है। अगर आप दुख चाहते हैं, आर्टिफिशियल पेन चाहते हैं, प्रेम कीजिए, खूब प्रेम कीजिए, जहां जिससे मिले उससे कीजिए, है ना? है? तब नहीं दुख होता है। तो वही तो सेचुरेशन आ जाएगा, फिर दुख ही नहीं होगा। फिर बोला कि तो रोज की आदत हो गई, रोज मेरे को छोड़ के जाता है कोई ना कोई, ठीक है? तो पहला, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग। तो दैट टाइप ऑफ द क्वेश्चंस ऑलवेज बी आस्क्ड बाय गौतम बुद्ध, एंड बुद्धा से दैट द होल वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। तब कहा कि ठीक है, बात तो सत्य है। तो उन्होंने कहा समुदाय, इसके बारे में बोला कि दुख तो है, लेकिन दूसरा इसका समुदाय अर्थात समाधान क्या है, इसकी ओरिजिन कहां है, ये कहां से दुख आता है। सेकेंड प्रश्न क्या हुआ? ये दुख आता कहां से है? तो किसी से भी आ सकता है, अटैचमेंट से आ सकता है, एडिक्शन से आ सकता है, प्रिडिक्शन से आ सकता है। द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, दुख है। और यहां पूछा गया द ट्रूथ ऑफ द ओरिजिन ऑफ सफरिंग। अब यहां पर इसको आएगा डिजायर। अभी डिजायर आएगा, अभी तो सुनो तो सही कहानी को, है ना? अभी डिजायर जो है आएगा। कैसे आएगा? क्या बोलिए? समुदाय और समाधान, ये पाली भाषा के शब्द दिए गए हैं, ठीक है?
तो ये जो दुख है, ये निरोध है आपका, ये मगा जो है, ये पाली भाषा के शब्द हैं। इसके मतलब को समझिए आप, मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको सुनिए। एक तो दुख हुआ, बोला दुख का समाधान क्या है, दुख कहां से जन्म लेता है। बोला दुख का जो जन्म का कारण जो है उसमें क्या दिया हुआ है बताइए, आप उस बुक में क्या दिया हुआ है। तो वही आगे हम बोल रहे हैं ना, उस चीजों को आप समझिए। तो इस सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप लोग बुक खोलकर मत बैठो, इससे डिस्ट्रैक्शन होता है खुद का भी सबका भी, है ना। इससे क्या होगा कि जो टीचर पढ़ा रहा है ये डिफरेंट है, बुक जो है रिटन बाय द डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑथर, तो डिफरेंट डिफरेंट भाषा में वो लिखी जाती है, लेकिन मतलब सबका सेम है, एक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि चीजों कॉन्सेंट्रेशन एक ही जगह करे तो बेटर है ना। तो दूसरा का ट्रूथ ऑफ द ऑरिजिन ऑफ सफरिंग, ये दुख का कारण क्या है। इस ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, कारण ही ना, कहां से दुख आ रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल उदाहरण के तौर पर आप किसी से प्रेम करते हैं, मान लीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, प्रश्न पूछिए। नहीं, अलग अलग है। मैं, मैं उदाहरण के साथ समझाता हूं, सुनो, उदाहरण के साथ समझाता हूं। मैं आपसे प्रश्न पूछा कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो, क्या कारण है। पहला आप दुखी हो, आपके चेहरे पर दुख दिख रहा है, आप तड़प रहे हो, है ना, आप भी तड़प रहे हो नहीं ओके, आप तड़प रहे हो, तो ये पहला, उस चीजों को आपने फील किया। अब पूछा गया आपसे इसका कारण क्या है, वॉट इज द रीजन दैट यू आर सफरिंग, ये दुख का कारण क्या है भाई। तो बोला कि मैं बे इंतहा मोहब्बत नूर जहां से किया करता था, है ना, मुमताज से, कोई कली से, है ना, राउर कली जो भी है। अब आप बोले कि कारण, उसका कारण क्या है, तो बोला कि वो किसी और के साथ चली गई। तो डिजायर, इच्छा, मेरी इच्छा था कि वो मेरे साथ रहती, पर इच्छा के विरुद्ध उसने काम किया। समझ रहे हो ना आप, इच्छा के विरुद्ध यहां पर हुआ ना, डिजायर के अगेंस्ट। तो बोला कि दुख का कारण क्या है, डिजायर। दुख का कारण क्या हुआ, आर यू गेटिंग और नॉट, या अभी भी दुख में ही हो। समुदाय यहां पर द ट्रूथ ऑफ ऑरिजिन ऑफ सफरिंग, जो सफर कर रहे हो उसका कारण क्या है, ओरिजिनेशन क्या है, कहां से ये सफरिंग आया, पेन। हम्म, द ट्रूथ इज नहीं नहीं, कहने का मतलब आप कह रहे कि चीजें एक ही थे। अरे सिंपल से समझो, गौतम बुद्ध ने एक दुख कहा और दुख के कारण डिजायर कहा, और डिजायर का समाधान बताया जिसको निरोध कहते हैं, और निरोध के बाद उन्होंने कहा कि एक और दूसरा पाथ के बारे में बात किया। ये चार चीज उन्होंने बात किया। मैं कहानी को यहीं पर चीजों को बता रहा हूं कि एक बोला कि दुख है, बोला दुख का कारण क्या, डिजायर है। तो डिजायर, ये डिजायर कैसे खत्म होगा, तो इसका समाधान जिसको निरोध, है ना, समाधान जिसको बोलते हैं, उन्होंने बताया कि इसका क्या एंडिंग, इस दुख कैसे खत्म होगा। तो बोला कि तुम ऐसा करो, डिजायर को खत्म करो। बोला डिजायर की भी नहीं, बोला डिजायर को कैसे खत्म करे, तो ऐसा करो, एक्सट्रीमिज्म को खत्म करो, मतलब मार्ग की बात किया। ये मागा का मतलब मार्ग की बात कर रहा है, पाथ जो आगे चलकर 8 फोल्ड ऑफ द पाथ आएगा। 8, ये जो पाथ जो है 8 फोल्ड ऑफ द पाथ, जिसमें बात किया जाएगा राइट व्यू, राइट ऑफ माइंड, ये सब चीज की बात की जाएगी। तो इन्होंने कहा कि ये 4 सत्य की बात किया, और सत्य का समाधान भी उन्होंने दिया। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हमारी बात को, इज इट ओके और क्लियर है या नहीं है ना, क्लियर है या नहीं, नहीं ओके ठीक है। तो दुख बोला, पहला दुख, द ट्रूथ ऑफ सफरिंग, संसार दुख का घर है, ये बात बोला। दुख का कारण क्या है, इस बात बोला, जिसको बोलते हैं डिजायर, और डिजायर का समाधान क्या हो सकता है, निरोध, बोला इसका समाधान के बारे में बात किया। तो समाधान कौन क्या दिया, मार्ग के बारे में बात किया। समाधान क्या हुआ, मार्ग हुआ, और जिसको अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, 8 फोल्ड पाथ ऑफ द की बात करते हैं। क्लियर है, समझ रहे हमारी बात क्या है, नहीं, इज इट ओके, दुख कम हुआ या नहीं, नहीं, हाँ अब मैं बताता हूं कैसे खत्म होगा, दुख कैसे खत्म होगा अब बताता हूं ये बात तो सत्य है हाँ, बोला कि अब जो मैं मार्ग बता रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सिविल सर्विसेज में बार बार फेल हो रहे हैं, दुख का कारण है कि फेल हो जाना, नहीं वही की बात करें, हर चीज से कोरिलेट तो कीजिए। प्रेम, प्रेम तो अपने आप में दो, प्रेम जो है ना,
फेक, जिसको बोलते ढकोसला, झूठा वादा, एक ऐसा झूठा वादा जो वास्तविक। अब अक्सर कहा करता है कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, जैसे इनका बाप का है ना, इनको करे तोड़ कर लेकर आएंगे, है ना, तुम्हारे लिए ताजमहल बना देंगे। एक ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा सकता हूँ, बोला अच्छा, पर इसके लिए मरना पड़ेगा पहले, तभी तो बनेगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल शाहजहां की पत्नी जो है मुमताज महल की मृत्यु हुई और शाहजहां जो है काफी प्रभावित था ताजमहल। अब औरंगजेब का बेटा जो है पोता, औरंगजेब का बेटा भी बड़ा प्रभावित था कि दादी के लिए ताजमहल बना। मेरी माँ भी औरंगजेब आदमी जो ऐसा जो है एकदम कट्टर था औरंगजेब, कुरान कंठस्थ उसको याद की, जिंदा पीर कहा जाता था औरंगजेब को। बोला कि ठीक है ताजमहल अपनी माँ के लिए भी हम बनवाएंगे। बाप से कहा कि ताजमहल बनाओ, है ना, तो उन्होंने एक ताजमहल बनाया जिसको बोलते हैं गरीबों का ताजमहल, ब्लैक ताजमहल, गरीबों का ताजमहल। समझ रहे हैं हमारी बात? 10 मतलब जहां कहां ताजमहल बनाने का और उसका बनाने में कहां में है, ये बीबी का मकबरा कहा गया। क्या कहा गया? बीबी का मकबरा कहा गया, जो ताजमहल के लुक लाइक इट्स अ ताजमहल था। लेकिन आप देखेंगे तो लगेगा कुपोषण है, कुपोषित है वो ताज, कॉपी कैट कर सकते हैं, है ना। तो ये चीजें हैं। तो गौतम बुद्ध ने 4 के बारे में ये बातें कर लिया। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। दुख के बारे में समझ में, आप सोचो ना, बालक जो होते हैं, बालक बचपन में हम लोग, जब आप लोग 13 साल के, 12 साल के, 11 साल के, तो इतना दुख था क्या? कुछ नहीं था। हमारा हार्मोनल जब एक्टिव नहीं था ना, तो कुछ भी नहीं था। किसी अटैचमेंट था तो सिर्फ मां से, प्रेम भी था। तो मां वाला जो दुख होता है वो दुख नहीं, वो तो प्लेजर है ना। ये यहां पर बिछड़न है ना, ये कैसा बिछड़न जो है ना जिंदा मार देता है। ठीक है, तो 8 फोल्ड ऑफ, तो बोला कि दुख का समाधान जो है 8 पाथ की बात किया, और ये 8 पाथ, ध्यान से देखो इस चीजों को, है ना। तो क्या है? नोवेल 8 फोल्ड पाथ। अब मार्ग की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझिएगा इस मार्ग को, ध्यान से समझिएगा। ठीक है सर, सिर्फ प्रेम करने का समाधान भी तो सोच लो कि दुख टूटने के बाद क्या क्या, दारू चाहिए, शराब चाहिए, है ना, लोगों के साथ ये सब चाहिए होता है, दोस्तों के साथ नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब गौतम बुद्ध ने कहा कि, गौतम बुद्ध से पूछा गया, दैट टाइम शिष्य ने गौतम बुद्ध से पूछा कि व्हाट इज रीजन बिहाइंड ऑफ द, इसके पीछे कारण क्या था। बोला इसका समाधान तो बताइए, अमरपाली से हमने भी प्रेम किया है। गौतम बुद्ध के शिष्य ने अमरपाली से प्रेम कर लिया, है ना, अमरपाली गौतम बुद्ध से प्रेम कर लिए। समझ रहे हमारे में? एक होता है ना कि आप इनसे प्रेम कर रहे हैं, ये किसी और से प्रेम कर रहे हैं, ये किसी और से प्रेम कर रहे हैं, है ना, मतलब कोई सेटिस्फाइड नहीं एक दूसरे से। अच्छा, ट्रायंगल कहते हैं इसको, काफी एक्सपीरियंस है आप लोग, है ना। तो ये चीजें हैं। तो 8 फोल्ड ऑफ पाथ में उन्होंने कहा, सबसे पहले बोला कि राइट व्यू, सत्य को जानो। आपकी व्यू जो है, पहला उन्होंने कहा राइट टू व्यू, आपका जो सोच होना चाहिए ना, आपको पता है कि ये दुख देगा, ये कल भाग जाएगी या भाग जाएगा, तो क्यों पचड़ा में पड़ना है? यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, अगर अभी मैं नहीं पढ़ रहा हूं, एग्जाम के टाइम में बर्डन बन जाएगा, क्यों पढ़ना है? सिंपल सी बात है, अभी से क्यों ना पढ़ा जाए। ये सत्य है ना कि लास्ट टाइम अगर आप कितना पढ़ लेंगे, आप बर्डन हो जाएगा, प्रेशर होगा, एग्जाइटी होगा, आपका स्ट्रेस होगा, तरह तरह की चीजें आपके। तो राइट व्यू, आपका व्यू जो होना चाहिए, नो द ट्रूथ, ये आपका कि आप सत्य को जानिए, इसको एक्सेप्ट करो। आपको पता है कि आप 4 घंटे पढ़ाई करते हो मात्र दिखाने के लिए, इससे यूपीएससी क्लियर नहीं होने वाला है। ये सत्य को जानो, राइट टू व्यू, ये व्यू आपका सत्य होना चाहिए। आपको पता है कि उसके साथ प्रेम हो रहा है ना, आगे चलकर दिक्कत पहुंचाएगा, डिस्टरबेंस होगा, बाबू सोना वाली चीज स्थिति उत्पन्न होगी, एक दिन नहीं बात करो तो दिक्कत होगी आपकी, क्यों करना है? सिंपल से फोकस करो ना, अपनी एक ही गर्लफ्रेंड बनाओ ना यूपीएससी को, दिल टूटे तो कोई बात नहीं, बड़ा नॉलेज होगा, खतरनाक वाली होगी। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा, इंटेंशन, राइट इंटेंशन, फ्री योर माइंड ऑफ द इविल्स।
दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है ना उससे फ्री रहो। अब जैसे आपको पता है कि वो भाई को उस भाई से प्रेम है, क्या लेना देना है, मरने दो ना उसको, सिंपल सी बात है, करने दो उसको। तो राइट इविल मतलब दूसरा को नेगेटिविटी हम अपने दिमाग में क्यों स्थापित करेंगे हैं? तुम लास्ट में दुख के बाद ना, मरने के बाद श्राद्ध होता है ना, अभी तो मरने दो ना उसको। तो यहां पर राइट इंटेंशन का मतलब आपका सोच जो होना चाहिए, आपकी जो इंटेंशन होनी चाहिए, आपकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, वो क्लियर होनी चाहिए, नकारात्मक नहीं होनी चाहिए। तो अपना इंटेंशन जो है, अपनी क्लैरिटी रखो, आपका अपनी इंटेंशन को क्लियर रखो। आपको यू हैव टू डू अ सिविल सर्विस, दिस इज योर इंटेंशन, एंड इन दैट टाइप ऑफ इंटेंशन यू हैव टू वर्क हार्ड। फोकस, इसको बोलते राइट टू फोकस की भी बात कहा गया है। इंटेंशन का मतलब फोकस, फोकस है, आप क्वालिफाई कर रहे हैं, यह है आपके अंदर का फोकस, मतलब कि आने वाले कल में आप बेहतर परफॉर्मेंस कर, इस तरीके की फोकस है आपके पास। चाय के चक्कर में कहीं और चाह के चक्कर में चले जाते हैं। तो राइट इंटेंशन, फ्री योर माइंड ऑफ एविल्स, अपने अपने नकारात्मक भाव से दूर रहो, यह बात कहा। तीसरा, राइट स्पीच, से नथिंग दैट हर्ट टू अदर। इतनी आपने संस्कृत के प्रोवर्ब और इतने हेल्पिंग शब्द का प्रयोग करते हैं अपने स्टेटमेंट जीवन में, है ना, जिसको आज शुद्ध भाषा में गाली कहते हैं। इतने हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं कि दुख की बात करो, अब जैसे मान लिया भाई ने टोपी पहना है, कुछ और ऐसे शब्द का प्रयोग कर दिया जिनको इनको बुरा लग गया। तो ऐसे शब्द जो है, राइट स्पीच, आप हमेशा ऐसे शब्द का प्रयोग करें। यानी कि आर्टिकल 19K में ये राइट टू स्पीच की बात कही गई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कही गई, तो सुना दिया आपने मंगल भवन नहीं मंगलहारी, कुछ भी सुना दिया आपने। फिर उन राइट टू फ्रीडम के तहत वो भी आपको सुना देंगे, फिर झगड़ा होगा, समझ रहे हैं? तो राइट स्पीच, से नथिंग दैट हर्ट टू अदर। गौतम बुद्ध ने कहा ऐसे शब्द का प्रयोग ही नहीं करो जिससे दुख हो किसी को। एक बार क्या हुआ गौतम बुद्ध के बाद कि गौतम बुद्ध भिक्षाटन कर रहे थे। उनका काम क्या है? भिक्षा से प्राप्त, उनके पास अपना बॉल है उनका। तो गए एक द्वार पर और जाने के बाद कहा कि भिक्षान देही, मुझे भिक्षा दो। एक बड़ा सा एकदम आदमी निकला दरवाजे से और दरवाजे कहा कि हट्टा कट्टा आदमी है, तू भिक्षा मांगता है, मूर्ख, काम धंधा नहीं है तुम्हारा, काम धंधा करो, भिक्षा मांग। इतनी गालियां सुना दिया पूरी हेल्पिंग वर्ब के साथ। गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, गौतम बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। तो बोले कि भाई पागल, कितना एकदम बेशरम आदमी है, देखो तो इतनी गालियां के बाद भी एकदम मुस्कुरा रहा है। तो बोला कि गौतम बुद्ध ने बड़ा प्रेम से कहा कि जो कुछ आपने दिया मैंने उसे ग्रहण ही नहीं किया। जैसे मैंने अगर आपसे भिक्षा मांगा, आप भिक्षा देंगे तभी तो हम ग्रहण कर पाएंगे। तो जो भी शब्द का प्रयोग आपने किया, या शब्द या अपशब्द, है ना, तो मैंने ग्रहण ही नहीं किया, तो इसलिए मुस्कुराहट है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका दोस्त मित्र आपको मजाक में आपको गाली देते हैं, तो क्या आप उस पर गुस्सा होते हैं? क्या, उसको आपने ग्रहण नहीं किया। लेकिन बाहर वाले, फिर तो आप उसको आकाश चांद तारे क्या क्या दिखा देते हो, और नहीं तो हॉकी स्टिक सबको बुला लेते हो। नेटो बना रखा है उन्होंने, है ना। नेटो में कितने सदस्य? 29 हो गए, 33, आगे बढ़िए, बहुत आगे निकल जाओ। तो ये राइट स्पीच है, से नथिंग दैट हर्ट्स टू अदर है। भाई सत्य, ये सत्य बात की बात किया कि ये सत्य कड़वी कड़वी होती, 4 बातें किया, फिर समाधान बता रहे कि आपको ट्रुथ में क्या बोलना है, राइट स्पीच। फिर राइट एक्शन, राइट एक्शन का मतलब काम करना। आपका काम क्या है? व्हाट इज योर वर्क, व्हाट यू हैव टू डू? पढ़ना। स्टडी इज योर राइट एक्शन, बट व्हाट आर यू डूइंग? So is it possible that you will qualify this exam? So it's not right action. So you have to do right action. So work for the good for the other. You are working for the other in negative sense. You have to work for a good. दूसरे की भलाई के लिए काम कीजिए, राइट एक्शन आपका होना चाहिए, तब दुख नहीं होगा। मजा आता है ना जब एक गरीब आदमी को, ऐसे आदमी जिसको जरूरत होता है, और आप अपने 4 रोटी में से 1 रोटी दे देते हैं, कितना प्लेजर होता है। आज मैंने महान काम किया है, उसको रोटी खिलाया और 10 जगह और नहीं तो सेल्फी खिंचवा ली, देखो रोटी देते हुए।
है ना? तो इट्स नॉट राइट एक्शन. यू आर एडवर्टाइजमेंट लाइक अ फोटोजेनिक पर्सन ऑफ इंडिया, नेशनल फोटोजेनिक पर्सन, फोटोग्राफिक मेमोरीज. समझदार हैं आप लोग? ठीक है. राइट लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट द लाइफ. जीवन को डिमोटिवेशन मत लाओ कि ये चीजें मिला नहीं तो ये रोने लगे, लड़की छोड़कर भाग गई तो रो रहा है, दूसरी मिल जाएगी ना. राइट लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट लाइफ. ठीक है. दुख किस बात का? ऐसे ये सब पर लागू होता है. दुख मतलब डिजायर ही खत्म कर दिया तो दुख खत्म, और जीवन है तो डिजायर तो होगा ही. तो राइट लाइवलीहुड, रिस्पेक्ट लाइफ. राइट एफर्ट मतलब प्रयास करो, एविल्स के खिलाफ लड़ो, बुराइयां के खिलाफ लड़ो. चुप मत रहो, धृतराष्ट्र मत बनो, गंधारी मत बनो, आंख पर पट्टी बांध लो सच्चाई को देखने से, है ना. भीष्म पितामह मत बनो. द्रौपदी अगर चीरहरण हो रहा है तो उसको रोको. राइट एफर्ट की बात करता है. और दूसरा है आपका राइट कॉन्सेंट्रेशन. पढ़ाई हम कर रहे, किताब कॉपी सामने है, प्रभु की कृपा से. शरीर आपका यहां पर है और मन जो है किसी मन के तन में विसर्जित है पूरी तरीके से. किसी पार्क में बैठा हुआ जो है ना, दो कबूतर की जोड़ियों को देख रहा है और कह रहा है काश हम दोनों होते और उड़ जाते और पाकिस्तान भी घूम के आते, है ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर देते. कंसंट्रेशन ही नहीं है, मेडिटेशन ही नहीं है. तो राइट मेडिटेशन, आपका मनन जो है ना, ये मेडिटेशन जो है, प्रैक्टिस मेडिटेशंस, राइट कंसंट्रेशन, इट्स द सेवेंथ पाथ, है ना. और जब कंसंट्रेशन आपका जो तगड़ा वाला होगा ना, तो आप समझिए प्लेजर फील करोगे आप, मतलब सिर्फ खुशी ही खुशी होगी, मजा आएगा एकदम, है ना. और नेक्स्ट है राइट माइंडफुल, है ना. कंट्रोल योर थॉट. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अपने थॉट को कंट्रोल करो. उसको बोलो कि भाई अभी मैं पढ़ रहा हूं बेबी, बाद में, ये वाली बात है. ये कंट्रोल ऑफ द माइंड होता है. किसी ने फोन किया, है ना, कि यहां पर आ जाओ चाय की टपरी पर, यहां पर रोकना है कि नो नो आई कांट गो देयर, आई हैव टू डू समथिंग, आई हैव टू राइट एक्शन. उसको रोकना है, सुनना ही नहीं, फोन स्विच ऑफ कर देना है. ये आप अपने फीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं आप लोग, नो. ओके. सो राइट माइंडफुलनेस, कंट्रोल योर थॉट. अपने थॉट को कंट्रोल करो, नकारात्मक मत बनो, है ना. मतलब वही चीज करो. जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमें पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ना है, किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचना है. अगर दूसरे के बारे में जैसे दिमाग में एक थप्पड़ मारो अपने आप को, कहां पर जा रहे हो भाई. नहीं तो बगल वाले के बोलो कि दे रहा मेरे, जब मैं फ्लक्चुएट करूं, है ना, साइड वाले को. सो कौन से, तो ये देयर इज अ 8 नोबल 8 आपका पाथ है, फोल्ड पाथ है. ये 8 पाथ जो गौतम बुद्ध ने यहां पर कहा. क्लियर है कि नहीं? 4 नोबल, 4 नोबल ट्रूथ एंड 8 पाथ. आप पहले लिखिए, आप लोग एक एक पॉइंट को लिख लीजिए. अच्छा, सच बोलेंगे आप स्वयं में तो इस बात की गलानी तो नहीं होगी कि आप झूठा हो, फरेबी हो. सच बोलना है. अब ये उसका है ना कि भाई हट क्यों हो रहा है. मैं आपको अच्छा ये बताओ, सपोज दैट आपने किसी के पैसे चोरी किए और कहा कि नहीं नहीं मैंने चोरी कहां किया, मैंने कमाए इतने सारे पैसे हैं. कितना दुख की बात है. माँ बाप सोच रहे कि मेरा बेटा तो कमाऊ हो गया, पर इसको नहीं पता कि मेरा बेटा पॉकेट मारता है किसी का. दुख होगा कि नहीं माँ को. कहने का मतलब राइट स्पीच का मतलब से नथिंग दैट हर्ट्स. ऐसा शब्द का प्रयोग ना करे जिसे दूसरे का ठेस पहुंचाए. जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी को, काला व्यक्ति है, ब्लैक डायमंड आपने उसको कह दिया, बोला काला बोल दिया. कोई व्यक्ति जो अपंग है उसको आपने लंगड़ा बोल दिया, दुख होगा कि नहीं दुख होगा. आप बोलेंगे कि ये तो सत्य है. भाई सत्य नहीं. ओके, आर यू गेटिंग और नॉट सर? क्लियर है? अब ये चीजें तो बात हो गई, ये सब बातें आप जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे की बात करेंगे. अब बोलेंगे कि बुद्ध के पंचशील की बात करेंगे, 5 नियमों की बात करेंगे. गौतम बुद्ध ने कहा कि अपने जीवन में इसको अपनाओ, है ना.
33। कितने कंट्री हैं? 30 बता रहा है। नहीं ज्यादा है, थोड़ा ध्यान से देखिए, पुराना है। नेटो में ज्यादा है। ओके, चेक कीजिए करंट में। फिनलैंड, दो लोगों ने अप्लाई किया था। हाँ फिनलैंड 31 है। ओके, चलिए ओके, स्टार्ट, आगे बढ़े। क्लियर? ओके, नाउ अब ध्यान से चीजों को समझिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जाएगा। अभी तक तो हम लोगों ने इन सभी चीजों के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने समझ लिया कि फोर्थ नोवेल के बारे में, 8 फोल्ड पाथ के बारे में। गौतम बुद्ध ने कहा कि बुद्धा अपने शिष्यों को बताते थे कोड इन बुद्धिज्म, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं, वैसे बुद्धिज्म के कुछ कोड ऑफ कंडक्ट की बात कहा कि अगर आप मॉन्क बनना चाहते हैं, मॉन्क का मतलब सन्यासी, बौद्धिस्ट जो होता है उसको मॉन्क कहा जाता है ना। तो उसके लिए गौतम बुद्ध ने कहा, इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन में कहा कि भाई आपको कुछ इंस्ट्रक्शन का प्रयोग करना चाहिए, फुल फॉलो करना चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि आप किसी की हत्या ना करें। अगर आपको अंगुली माल डाकू की कहानी पिछले क्लास में हम लोगों ने बताया था, पढ़ाया था और समझाया था, समझिए यहां पर। ठीक है, पंचशील ऑफ बुद्धा, प्रश्न पूछेगा कि पंचशील जो कोड ऑफ कंडक्ट हैं किस धर्म के अंदर में है? जैनिज्म, बुद्धिज्म, हिंदुइज्म या इस्लाम, या इस तरीके के किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ सकता है। या पंचशील है क्या? पंचशील एग्रीमेंट भी है ना, लेकिन वो अलग चीजें हैं। तो पंचशील की बात किया, तो पंचशील का मतलब क्या है आपका, है ना, एक कमिटमेंट की बात है, एक तरीके से कमिटमेंट किया जाता है, या आप जिसको बोल सकते हैं कि कमांड कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि कमेंडमेंट्स की बात करता है कि आपको अगर मॉन्क बनना है तो इन 5 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध ने शिक्षा दी अपने शिष्यों को, और वो 5 चीज क्या क्या है? एब्सटेन फ्रॉम द किलिंग, हत्या से बचो, किसी की हत्या मत करो, किसी को मत मारो। गौतम बुद्ध है मतलब ऐसे किसी भी वायलेंस में आप इंडल्ज मत हो। अहिंसा परमो धर्मम, अहिंसा से बड़ा धर्म कुछ है। तो क्या बुद्धिज्म में नहीं हो सकता? गौतम बुद्ध बोलेंगे कि तुम चाकू मारो सबको, है ना। बुद्धिज्म में बौद्धिक बुद्ध भी तो कहा करते थे ना कि आप वायलेंस से बचो, वायलेंस गांधी जी भी बोलते थे, हैं? सब लोग बोलते हैं अहिंसा परमो धर्मम। वो तो एक्सट्रीमिज्म्स है जैनिज्म के अंदर में कि नग्न भी हो गया, उसके बाद आगे आगे बढ़ रहे कि कोई कीड़ा मकोड़ा, अरे मरने वाला मरेगा ही, कीड़े मकोड़े तक को भी वो नहीं, यहां तक कि दूध तक भी वो नहीं पीते हैं जैनिज्म के अंदर में, कि दूध में भी कुछ जीव होता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं किया करते थे जैनिज्म के प्रमुख लोग, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में बहुत सारे जीवों की हत्या हो जाती। उन्होंने क्या कहा, जैनिज्म में क्या कहा कि सब कुछ में आत्मा है, और जहां आत्मा है वहां पर ठीक है ना, लिविंग थिंग्स की बात उन्होंने कहा, है ना। सो एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, आप अपने आप को, मतलब कहने का मतलब फॉलो, ट्राई टू फॉलो अ नॉन वायलेंस कंडक्ट है। आपको क्या कंडक्ट करना है? नॉन वायलेंस, अहिंसा परमो धर्मम, अहिंसा से बड़ा धर्म नहीं, तो अहिंसा, है ना। दूसरा उन्होंने कहा एब्सटेन फ्रॉम द थीफ्ट, चोरी से बचो, चोरी करना पाप है। गौतम बुद्ध ने कहा चोरी करना पाप है। आप बोलेगे मर्डर करना पाप नहीं है क्या?
तो मर्डर भी चोरी है। मैं बताऊं कैसे? सब कुछ चोरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, चोरी करना पाप है, इट मीन्स उन्होंने कहा एब्स्टेन फ्रॉम द थेफ्ट, चोरी से बचो। मतलब सिंपल सी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी की हत्या किया तो उसके आपने उसके जान को चुरा लिया ना। अगर आपसे झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलना पाप है, तो झूठ में आपने सत्य को छुपाया। आज समझ रहे हैं कि नहीं? सत्य को छुपाया, सत्य को चुराया आपने। तो हर चीज को, कभी कभी किसी विद्वानों ने कहा था कि हर चीज जो है चोरी बड़ा पाप है, चोरी करना पाप है। तो अगर आपने हत्या किया तो उसमें भी जान को चुराया, आपने झूठ बोला तो उसमें सत्य को चुराया। ठीक है, तो एब्सटेन फ्रॉम द थेफ्ट, नॉट टू स्टील, चोरी मत करो। आप बोले कि इसके बिना रहा ही नहीं जाता क्या? चोरी के बिना, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप किसी से प्रेम कर रहे हैं और प्रेम में जाकर इससे ऐसे बोलें, देखो मैं गरीब हूं, ज्यादा पैसे मेरे पास नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैं रात को जोर जोर से खर्राटे लेता हूं है ना। तीसरी बात यह है कि देखो मैं 2-3 दिन पर ही नहाता हूं, इस तरीके का। या फिर आप इसको ये कह दिए कि मेरे मुंह से बदबू भी कभी कभी आते हैं। ये सारे सत्य अगर आप बोल पाएंगे क्या? नहीं बोला, स्टाइल मारेगा, झूठू मूठू परफ्यूम लगा लिया और पता नहीं क्या क्या चीजें सब करके एकदम पूरी तरीके से अपने आप को ऐसा पेश करेगा। प्रेम हमेशा जो है ना फेक चीजों से होती है। आप पति पत्नी के बीच के प्रेम को देखा है आपने, जो कई सालों बाद जब निकल कर आता है तो झगड़ा होता है, जो कि दोनों पहले प्रेमी थे, युगल थे, लेकिन बाद में जब विवाहित जीवन में आए तो एक दूसरे को नफरत करते। कभी कभी तो ऐसी हो जाती है कि दोनों शास्त्र, है ना, किचन वाले शास्त्र से कुछ वो निकला, झाड़ू निकला, इधर से ये निकल, उधर से परमाणु बम चला, इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल जो है चल रहे हैं इस तरीके से, है ना। फाइनली जो है बोला कि बंटवारा होगा, इंडिया पाकिस्तान होगा, 1947 फिर से लागू होगा, तो बच्चों का बंटवारा बड़ा मरफूक हो जाता है। तो इस तरीके से उन्होंने बोला एब्सटेंट फ्रॉम द थेप, एब्सटेंट फ्रॉम द सेक्सुअल मिसकंडक्ट टू शो ऑफ फिडेलिटी। इसी की बात कर रहे हैं, जो प्रेम जो है ना, ये जो झूठा प्रेम है, ये इसी के अंदर में आता है। एब्सटेंट फ्रॉम द सेक्सुअल मिसकंडक्ट, हम मिसकंडक्ट करते हैं लोगों को, हम आकर्षित करने की कोशिश करते हैं, हम भरमाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को। तो ये भी कहा कि ये भी गलत है। अमरपाली, गौतम बुद्ध एक बहुत ही एक सुंदर नगर वधु हुआ करती थी। नगर वधु जानते हैं आप लोग, है ना, उस समय की। और बहुत सुंदर नगर वधु हुआ करती थी, और उनको गौतम बुद्ध से प्रेम हो गया। और मैंने कहा ना कि अमरपाली को एक शिष्य से भी प्रेम हो गया। शिष्य गौतम बुद्ध के आसपास में भटकना ही बंद कर दिया। पहले हमेशा गौतम बुद्ध के आसपास में ही रहता था, लेकिन जैसे नगर वधु से प्रेम हुआ तो आए ही नहीं। बोला क्या हुआ भाई? बोला ये कौन सा मोह माया मोंग के सब बने रहना, असली जीवन तो इधर है ना। तो कहने का मतलब ये है। तो ये उन्होंने कहा कि आप अगर मॉन्क हैं तो अब आजकल साधु बाबा जितने भी, आसाराम बापू, ये हमारे राम रहीम, क्या नाम था पूरा नाम उनका? राम रहीम राजन, नो नो, राम रहीम, 3 धर्म आता है उसमें, राम रहीम, है ना। ठीक है, जो भी हो। तो ये जो है वो आपको, ठीक है। और भी हैं, कुछ लोग हैं आजकल मार्केट में बागेश्वर धाम चल रहे हैं, वो आपके दिमाग ही पढ़ लेते हैं कि क्या एक शब्द बोलता है कि मतलब कुछ भी, है ना, कल्याण हो। हाँ, आपका दिमाग ही पढ़ लेता है, वो समस्या का समाधान नहीं बताता है। बोलता है कि तुम्हारे साथ ये चल रहा है। भाई ये तो हमको भी पता है कि ये चल रहा है, तो ये बताओ ना, ये समस्या समाधान होगा कैसे? एक आया था निर्बल बाबा, बोला हमारे जीवन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या है? महिला है तो बोल दिया कि आप कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं, है ना। पर्स, हम्म। और बताइए, और वो भी बंदा जो है नंबर से खेलता था। बोला कुछ नहीं, 10 रुपया अकाउंट में आप डालिए। 10 रुपया ऐसे भी लगते कि हम तो फकीर फकीर को दे देते, भिखारी को दे देते, तो दे दिया। अब बताओ, 1 करोड़ फॉलोअर है और 10 लाख दे रहा है रोज का, थोड़ा इनकम 5 दिन पर, 1 सप्ताह पर, तो बताइए कितना इनकम हुआ? 1 करोड़ इंटू 10, 10 करोड़। सोचो, साधु बाबा को ये मत समझिए आप, नंबर्स लोग खेलते हैं। तो इसलिए एक चीज याद रखिए, धर्म क्या है? नशा है।
राजनीतिक लोग और बाबा लोग के चक्कर में मत पड़िएगा, ठीक है। एब्सटेन फ्रॉम द फॉल्सहुड, नॉट टू स्पीक द अनट्रूथ। आपने क्या किया अनट्रूथ के बारे में, जो एक ये भी गलत है। भीष्म पितामह ने क्या किया, या फिर युधिष्ठिर के साथ आप लोगों ने महाभारत पढ़ा होगा, युधिष्ठिर को कहा गया कि भाई अश्वत्थामा मारा गया, गज और नर है। नहीं, युधिष्ठिर को से पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा, ये किसी ने कहा कि अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोण के पुत्र थे, है ना। अब पहले क्या होता है कि नर और गज, तो जैसी गज शब्द आता है तो नगाड़े बज जाते हैं और इस तरीके की चीजें हो जाते हैं। तो ये क्या हुआ, एब्सटेन फ्रॉम द फॉल्सहुड, नॉट टू स्पीक द अनट्रूथ। आपने सच्चाई को बताया, आप चुप मौन रहना भी, ये कहा गया है कि आधा सत्य बोलना भी, आधा सत्य बोलना भी असत्य है। नहीं, उनका तो लाइसेंस मिला था, उनको छोड़ दो, भगवान है, तो कुछ भी कर सकते हैं हर चीज। उनकी तो 10,000 रानियां भी थी, पॉसिबल है, दो संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो भगवान और आदमी में अंतर होता है ना, वो चीजें ईश्वर है वो। कृष्ण को नहीं मानते हैं हम लोग कृष्णत्व को मानते हैं, पर्सन नहीं, पर्सनालिटी को मानते हैं। कृष्ण के जो व्यक्तित्व है ना, उसकी पूजा हम लोग करते हैं। पूजा हमेशा व्यक्तित्व की जाती है, व्यक्ति की नहीं। अब गांधी बाबा चले गए नाथूराम गॉड से, जिन्ना को भी मारने वाला था, है ना, गांधी बाबा को मारा, गांधी बाबा तो चले गए ना, पर आज भी गांधी जिंदा है हम और आपके अंदर में। तो गांधीज्म को हम लोग फॉलो कर रहे हैं और पूजा कर रहे हैं ना। तो ये चीजें देख, तो एब्सटेन फ्रॉम द फॉल्सहुड, नॉट टू स्पीक द अनट्रूथ, एब्सटेन फ्रॉम द इंटॉक्सिकेशन। अब बोला ना कि दिल टूटा, और इसके बिना हो ही नहीं पाएगा, है ना। इंटॉक्सिकेशन, सोमरस पी रहे हैं, मदपान मदिरा, है ना। तो ये वाले, नॉट टू बी इंडल्ज्ड इन द सब्सटेंस टू अब्यूज। अब बताओ एक बंदा कौन था, साहिल। साहिल जो है साक्षी को पत्थर से, ये कैसा प्रेम था भाई, ये कौन सा प्रेम जो कि एक पत्थर से और चाकू से भी, इतने सर में चाकू मारा 16 टाइम्स। आप सोचो, निकल नहीं, हाँ अब सोचिए, ये कौन सा, मतलब ये कौन सा प्रेम है ये क्या। तो इसको बोलते हैं, तो ये एब्सटेन फ्रॉम इंटॉक्सिकेशन, इन सभी चीजों से, नॉट टू बी इंडल्ज इन सब्सटेंस टू अब्यूज। तो ये गौतम बुद्ध ने कहा इन सभी चीजों को कि अगर आपको ये 5 सील अगर आप अपनाते हैं तो आप मॉन्क हैं, आप बुद्धिस्ट हैं, आप एक योग्य जीवन जिएंगे, आपके जीवन में दुख नहीं होगा, कोई छोड़कर नहीं भागेगा, आपके आसपास समीप होगा। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि वाली बातें होगी। क्लियर है ना। तो एक प्रश्न है, अगर आप लोगों ने सच में गौतम बुद्ध की वाणी को अगर आपने समझा और जाना है, तो आई वुड लाइक टू दैट यू विल गिव टू आंसर प्रॉपरली। आप लोग देंगे इसको आंसर। चलिए मैं देखना चाहूंगा, ये प्रश्न है। द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर द फिफ्थ, है ना, precepts of Buddhism forbids to intoxications by drink, drugs. Awareness, meditations, and the heedfulness can all included in this category. तो आप बताइए, है ना, बौद्ध धर्म के 5वां उपदेश शराब नशीली दवाएं से नशा करने को मना किया। इस श्रेणी में जागरूकता, ध्यान और सावधानी सभी को शामिल किया जाता है। So what is the right answer of this question? मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया, मैंने क्या पढ़ाया, मैंने ये कहानी सेकंड पढ़ाया मैंने, लेकिन कॉमन सेंस यही है, राइटफुलनेस, माइंडफुलनेस, कंसंट्रेशन। क्लियर है। इस तरीके के सिविल सर्विसेज सवाल पूछती है। तो राइट आंसर इज सी, सी इज द राइट आंसर। इज इट ओके सर? सी इज द राइट आंसर। क्लियर है ना, सी इज द राइट आंसर। ओके, अब जो है बात करेंगे हम लोग, एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं क्योंकि 7 o'clock तक है ना, और एक प्रश्न और सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं सॉल्व करोगे दैट यू विल नॉट रियलाइज दैट यू आर स्टडिंग और नॉट। क्वेश्चन आंसर इज ओनली वे दैट यू विल गेट अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी का पार्ट है ये, जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें। सो
चलिए अब ये बातें हो गया, क्लियर हो, सॉरी, क्लियर हो गया आप लोगों को? अब क्या होता है, मैं आपको एक चीज बात करने जा रहा हूं कि हम गौतम बुद्ध की कहानी अक्सर हम लोग पढ़ रहे हैं, गौतम बुद्ध की ज्ञान के बारे में पढ़ लिया है ना, पाठ के बारे में पढ़ लिया, सब कुछ पढ़ लिया। गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, कब मृत्यु हुई बताइए? गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? 80 साल में मृत्यु हुई थी, पर कब हुई? इसको बोलते हैं कि आपका राइट कंसंट्रेशन नहीं है, इसको डेवलप करे। 483 बीसी है ना, 483 बीसी में बात सत्य है। आपको मैंने बताया था कि जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो जाती है, गौतम बुद्ध जो है जब उनका देहांत हुआ, देह का अंत हुआ, तो बहुत सारे पैट्रोनज राजा जब हुआ करते थे, उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध की ज्ञान को पूरी दुनिया में प्रसारित किया जाएगा, फैलाया जाएगा। तो उनके मृत्यु के ही दौरान में, आपका जब मृत्यु हो जाती है, तो उसी वर्ष बुद्ध काउंसिल की शुरुआत की जाती है, बौद्ध संगति शुरू किया जाता है, कॉल्ड टू बुद्धिस्ट काउंसिल कहते हैं। तो देयर आर 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। पहला कहां हुआ था? राजगृह में, दूसरा वैशाली, और तीसरा पाटलिपुत्र, और चौथा आपका कश्मीर है ना, कुंडक वन कश्मीर में, जब कनिष्क के शासनकाल में। और सबके किसी न किसी शासनकाल में 4 आपके हुए, और हालांकि और भी हुए, 1947 के बाद भी हुआ, आजादी के बाद भी। म्यांमार में, म्यांमार कहता है कि मैं भारत को बुद्धिज्म का सबसे बड़ा चीज मैं लौटाऊंगा, क्योंकि भारत ने बुद्ध को दिया है, बुद्ध से बड़ा कुछ है ही नहीं। बुद्ध को मानने वाले बहुत हैं। चाइना इज नॉट कंट्री, चाइना इज कंपनी, पर चाइनीज भी मानते हैं। हाँ, और बताऊं, जापान में जो बुद्धिज्म गया है, चाइना के थ्रू गया है। हाँ, म्यांमार आप देखिए, तो हर जगह आपका, और तो और इतने सारे हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं बुद्ध काउंसिल्स के बारे में। तो बुद्ध काउंसिल जो है, प्रमुखता रूप से 4 बुद्ध काउंसिल हुए, जिसके बारे में आप लिख लीजिए थोड़ा। बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, इस तरीके से टाइम क्या था, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ दैट? 483 बीसी, दैट टाइम गौतम बुद्ध जो है किनकी मृत्यु हो गई थी, है ना। कहां में हुई थी मृत्यु? गौतम बुद्ध का डेथ कहां हुआ था? वेयर वाज डेथ? कुशीनगर, कुशीनगर है ना, कुशीनगर में हुआ उनकी मृत्यु। सो प्लेस क्या था? राजगृह, इट वॉज अ राजगृह, एंड राजा पेट्रोनाइज्ड बाय अजात शत्रु। दैट टाइम अजात शत्रु जो है अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दिया। हालांकि कहीं कहीं ग्रंथों में ये कहा गया कि बिंबिसार की हत्या नहीं, बिंबिसार को कैद कर दिया गया था। बिंबिसार कहा करते हैं कि मुझे उस स्थान पर कैद करो जहां से गौतम बुद्ध उस रास्ते से होकर गुजरते हैं, ताकि मैं उनको देख सकूं, है ना। गौतम बुद्ध के फॉलोअर, समझ रहे हमारी बात को? तो ये बातें आपको देखें। सो बिंबिसार, तो बिंबिसार अजात शत्रु के पिता का नाम बिंबिसार। आगे चलकर बिंदुसार मिलेंगे। बिंदुसार किसके पुत्र हैं? चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र होंगे। सो बिंदुसार डिफरेंट है, मौर्य डायनेस्टी बिंदुसार, एंड बिंबिसार हर्यंक डायनेस्टी, है ना। अजात शत्रु किस डायनेस्टी से संबंध रखते हैं? हर्यंका डायनेस्टी से आपका। सो अजात शत्रु के शासनकाल के दौरान में पहली बुद्ध काउंसिल हुई 483 बीसी। इट वाज अ राजगृह, है ना, एंड दैट टाइम प्रेसिडेंट ऑफ दैट काउंसिल वाज अ महाकश्यपा, महाकश्यपा। और यहां पर त्रिपिटक वर कंपाइल्ड, देयर इज 3 पिटक, विनय पिटक, है ना, ये 3 पिटक बुद्ध के सबसे प्रमुख जो 3 ग्रंथ हुए, उसका यहां पर कंपाइलेशन हुआ था। उसकी भी चर्चा आगे चलकर हम लोग करेंगे, है ना। तो ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि त्रिपिटक का कंपाइलेशन किसके शासनकाल में हुआ? किसके शासनकाल में? अजातशत्रु। प्रेसिडेंट कौन थे? महाकश्यप, जो कि गौतम बुद्ध के शिष्य हुआ करते थे, गौतम बुद्ध के शिष्य थे महाकश्यप आपका। सेकेंड बुद्ध काउंसिल वाज इन 383 बीसी, इट मींस आफ्टर 100 ईयर ओल्ड, 100 साल के बाद
है ना, इट वॉज अ बैसाली, प्लेस वॉज अ बैसाली एंड पेट्रोनाइज्ड बाय द कालसोका, कालासोका, कालसोका, है ना। कहां में? वैशाली में। प्रेसिडेंट कौन? सबका, हाँ, ठीक है। सो दैट टाइम डिवीजन इनटू, यहां पर महासंघिका, जिसके बारे में सिविल सर्विसेज ने प्रश्न पूछा, महासंघिकाज का डिवीजन हुआ। अस्थावीर वदिन डिवीजन बहुत सारे यहां पर और भी देखे जाएंगे। ये महासंघिका, और एक महासंघिका आंध्रा में आपको देखने को मिला, है ना, अमरावती के आसपास के क्षेत्र वाले रीजन को भी महासंघिका के तौर पर जाना गया आपका। तीसरा हुआ 250 BC, इट वॉज अ पाटलिपुत्रा, दैट टाइम किंग वॉज अ ग्रेट अशोका। ग्रेट अशोका ने बुद्धिज्म को एक नया आयाम दिया, उन्होंने, ग्रेट अशोक ने बुद्धिज्म को एक नया रूप दिया, है ना। आए, हाँ, हिन्यायन को मानते थे वो, हिन्यायन को मानते थे वो उन्होंने, है ना। एक बालक के द्वारा ऐसा कहा जाता, पर वो ये सिलसिला शुरू हो चुकी थी। पहले चंड अशोका के नाम से जाना जाता था, 8 सालों तक इतना कि कहा जाता हर दिन एक हत्या करता था, 99 भाइयों की हत्या कर दी शासन के लिए। लास्ट में पता चला क्या मिला भाई, इतनी हत्या कर, अशांति, दुख, निरोध। फिर में आपको यही मिला, आपको चलकर बुद्धम शरणम कक्षा मिला, बुद्धि सब कुछ है, बौद्धित्व ही सब कुछ है। अशोका दैट टाइम कौन थे? मोगाली पुतातिसा, मोगाली पुता, है ना, प्रेसिडेंट आपका। बुद्धिस्ट मिशनरी भेजे गए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, आप देखेंगे वहां पर महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया राजदूत के तौर पर। एंड द फोर्थ वॉज द फर्स्ट सेंचुरी, दैट प्लेस वॉज अ कश्मीर, कुंडग्राम आप कह सकते हैं, कुंडवन, है ना। एंड कनिष्क वॉज अ किंग, कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासन काल में, है ना। वसुमित्र वॉज अ प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल, और अश्वघोष वहां पर मिलेंगे, बुद्ध चरित्र की रचना करेंगे, है ना। एंड दैट टाइम अब बुद्धिज्म वॉज डिवाइडेड इन 2 पाथ, 2 सेक्ट, वन इट्स कॉल्ड टू द महायान और दूसरा इज द हिन्यायन, है ना। सो महायान और हिन्यायन, देयर इज अ डिवीजन यहां। तो अगर प्रश्न पूछेगा बुद्धिज्म डिवाइडेड इन 2 पार्ट, है ना, कौन कौन? महायान और हिन्यायन, किसमें, किस शासन काल में? कश्मीर में कनिष्क के शासन काल में, जिसके प्रेसिडेंट वसुमित्र थे। और वहां से लोगों ने 2 तरीके, एक तरफ बुद्ध को भगवान के रूप में देखा गया और दूसरी तरफ बुद्ध को एक व्यक्ति के, इंटेलेक्चुअल मैन के। अब बुद्ध जो है पाली भाषा में सीमित नहीं रह गई, किस भाषा में? संस्कृत भाषा में भी हुआ। और आगे चलकर आप देखेंगे कि गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म भी विष्णु के अवतार के रूप में आ जाएंगे। बोला वो भी तो, कौन? बुद्ध? नो, ज्ञान कहा उन्होंने, सिर्फ ज्ञान की बात कहा उन्होंने। तो वही तो है ना, ये मैग्निफिकेशन होता है ना। जो आप बताओ, गांधी के विरोध करने वाले लोग थे कि नहीं उस वक्त? लेकिन आज गांधी के फॉलोअर भी हैं। कहने का मतलब कृष्ण के विरोध करने वाले थे कि नहीं उस वक्त? कृष्ण का खुद भाई विरोध करता था, कंस विरोधी थे, दुर्योधन विरोधी थे, लेकिन कृष्ण तो भगवान थे। आप समझ रहे हमारी बात को? तो कहने का मतलब है कि धीरे धीरे कृष्ण की महिमा, हो सकता है कृष्ण एक व्यक्ति ही होंगे, कथा जो है, कथा जो है, राम एक व्यक्ति है, लेकिन कथा को इस तरीके से लिखा जाए, इस तरीके से एडवर्टाइजमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा ग्रेट पर्सन श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी बचपन में मगरमच्छ के साथ खेलते थे, खेलते थे ना मगरमच्छ के साथ। अब सोचो हम कितना ब्रेव है मैन, हम मगरमच्छ के साथ खेल रहे हैं। तो अब सुनने में भी, अगर 1 जनरेशन 2 जनरेशन के बाद में प्रभु माना जाएगा, है ना, एक ऐसा प्रभु जो उन्होंने पद यात्रा किया, हवाई जहाज भी हटा देगा लोग, अब बोलेगा कि 8 सालों में उन्होंने 156 देशों का भ्रमण किया। फकीर आदमी थे पहले भी 100 वर्ष। हालांकि ये 225 करोड़ हटा देगा कि 225 करोड़ रुपया खर्च हुआ 4 सालों में 156 कंट्री घूमने में, 56 इंच के सीना के साथ, वो भी, है ना। कम है क्या? अच्छा सीना, क्या बात है, मेजरमेंट भी है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो वो आगे समय के अनुसार चीजें बदलती है कुछ।
अब देखो कौन ऐसा महापुरुष होंगे कि जीवन रहते दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी हो गया। मुरैना या मुडैरा इस तरीके का ये स्टेडियम है, उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी स्टेडियम है। मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कौन? हाँ तो वही तो गलत है, तो इंदिरा गांधी को भी क्रिटिसाइज किया जाता है ना। तो सबका वो, इंदिरा गांधी भी अपने आप को डिक्टेटरशिप, इसीलिए तो इमरजेंसी आया। आप देखा ना कितनी क्रांति आई, जेपी आंदोलन, लोकनायक वहीं से तो उभरा। आपने देखा ना आंदोलन क्या हुआ, कितनी खतरनाक हुई, देश में कितने दिनों तक इमरजेंसी लगा रहा। तो जो भी पावर को कन्वेयर करने की कोशिश करेगा उसके साथ यही होगा। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को? हाँ, क्या इसमें बताइए। आगे चलकर सेक्ट बनता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के। आगे चलकर हम सेक्ट की जब बात करेंगे ना तो और भी सब सेक्ट आएगा वहां पर, ठीक है। तो उसके बारे में तो ये 4 प्लेस तो याद रखिएगा, चारों जगह के नाम कहां कहां, राजगृह, वैशाली, पटलिपुत्र, और जगह कितना 483, 383, 250 और फर्स्ट सेंचुरी। ये प्रेसिडेंट के नाम भी याद रखिएगा, महाकश्यप, सबकामी, मोगली पुतातिसा और वसुमित्र, ठीक है। तो देख, एक प्रश्न आप लोग सॉल्व कीजिए और हम इस सभा को समाप्त करते हैं, समिति को भी समाप्त करेंगे। अब ये प्रश्न है आपके लिए, मैं चाहता हूं कि जो कुछ पढ़े वो आपको आना चाहिए, प्रश्न सॉल्व करें। Just give me what is the right answer of this question. क्वेश्चन कहता है कि a second Buddhist council was conducted in Vaishali under patronage of King Kal Asoka, है ना। और सब कामी क्या थे बताइए। Second was the agenda of the council was resolve divisions among the Buddhist subdivision. So what is right answer of this question? बताइए। The agenda of council was resolved a division among a Buddhist subdivision. Right answer क्या है? मैंने डिवीजन कहा है, सब डिवीजन की बात किया, मैंने सब सेक्ट की बात किया अभी कुछ देर पहले। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। आप देखिए यहां पर हमने ये बात कही थी ना, ये डिविजन्स इनटू आस्था विरोध, ये सब सेक्ट है आपका, है ना। महासंघी का सब सेक्ट है आपका। तो ये लोग विरोधाभास हो रहा था, तो उसका समस्या का समाधान किया गया। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। एक और आप करते हैं, एक प्रश्न और कीजिए और इसके बाद समाप्त करते हैं, अगर आपको आता होगा। बताइए व्हाट इज राइट आंसर। क्या बात है, वंडरफुल, है ना। ठीक है, नहीं गलत है, इज द राइट आंसर। ओके, एक क्वेश्चन और हो जाए। सिविल सर्विसेज 2013 में प्रश्न पूछा था, एक क्वेश्चन और बताइए। व्हाट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द बेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म। क्या बात है, आप लोग एकदम ही आज ही टॉप कर जाएंगे क्या? नहीं, हमें समझना है। एक्सटिंक्शंस की बात कर रहा है, कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा की बात कर रहा है। मतलब सिंपल सी, निर्वाणा का मतलब यहां पर क्या है? मुक्ति, डिजायर्स की मुक्ति। द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, मतलब निर्वाण, मोह माया के बंधन से मुक्त हो जाना। कोई बाबू सोना नहीं, नथिंग, सिर्फ यूपीएससी फोकस एक ही है, मोक्ष।
यूपीएससी प्राप्त करना मोक्ष, वो बोध के बौद्धित्व के केस में नहीं, यहां पर यूपीएससी ऐसे प्रश्न पूछेगी आपसे। अब आत्मा भी तो शरीर से निकल जाता है ना फ्लेम की तरह, तो भी तो निर्वाण ही है। समझे कि नहीं समझे? नहीं, इच्छा की लॉ का विलुप्त होना। इच्छा कब खत्म होता है मनुष्य का? जब मर जाता है, तब, जब चुप हो जाता है तो। अभी इच्छा खत्म। अभी यूपीएससी भी एक इच्छा ही है जो आपको परेशान कर रहा है कि कब जो है सिलेक्शन हो जाए और फलाना जो है ना घर में जो हमें धमकी देकर गई थी उसको थाने में बंद करवाएं। ये इच्छा नहीं तो और क्या है? कब जो है 10 लाख पापा जो है आपको कलेक्टर बनते ही 1 करोड़ का डिमांड करेंगे दहेज का, वो इच्छा नहीं तो और क्या है? लाल बत्ती का जो स्वप्न था वो इच्छा नहीं तो और क्या है? चारों तरफ बाहुबली आपके घूमेंगे, वो इच्छा नहीं तो और क्या है? तो इच्छा कब तक रहेगी? जब तक शरीर से आत्मा नहीं निकल जाती तब तक इच्छा रहेगी। इच्छा से कोई नहीं बचा है। मैं क्यों अब बकवास कर रहा हूं यहाँ के? इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ डिजायर कि मे बी अच्छा आपके मार्क्स आए तो आप लोग कह दे कि एक फैकल्टी वो पढ़ाए थे उन्होंने ठीक था वो अच्छा, तो ये भी इच्छा है। फेम भी, गांधी के पास भी एक इच्छा थी, उन्होंने दुनिया राष्ट्रपिता कहे, हालांकि सुभाष चंद्र बोस ने कहा उनको। तो हर व्यक्ति के पास अपनी इच्छा। तो ये ऑल दिस अबाउट द, ये था। क्लियर है? समझ में आई है ना? तो ये था। तो आज की कथा यहीं पर रखते हैं। मेंस में एंशिएंट से बहुत कम प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो जैसे जैसे मेंस में प्रश्न आएंगे वैसे वैसे आज के लिए रखते हैं। कल में मैं प्रश्न के साथ भी मैं आप, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं।